नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दी है और कम्युनिकेशन से हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो हमने पहली क्लास कम्युनिकेशन की ले ली है और ये दूसरी क्लास है। आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, इसी वजह से हम इन टाइप्स को दो पार्टों में बांटेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जब जो लोग मिलकर कम्युनिकेशन करते हैं तो उनकी जो संख्या होती है उसके बेस पर कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं उसके बारे में बात करने वाले। ओके, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहाँ पर आप वीडियो को देख रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आपको जीसेट, अगर आप जीसेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो यहाँ पर गुजरात से आप तो गुजराती और इंग्लिश मीडियम में आपका कंटेंट रहेगा और गुजराती में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, अगर आप यूजीसी नेट की टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर लिंक लिखा हुआ है, उसी लिंक को सर्च करना है आपको टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है और साइकोलॉजी से पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अलग से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो आप लोग वहाँ पर भी मतलब ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी चैनल को ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, अगर आप पीएचडी की प्रिपरेशन करें, अगर गुजरात से है तो उसके रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, उसको सर्च करके आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जी सेट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, तो जो बच्चे जी सेट के वो इसी चैनल पे ज्वाइन हो जाना। ओके, और यूजीसी नेट की भी अगर मान लो कि जी सेट वाले गुजरात वाले बच्चे हैं वो जी सेट और यूजीसी नेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। ओके, तो चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जितने भी बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे ढेर सारे लाइक दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग यहाँ पर क्लास के अंदर हाजिर हो। ओके, चलिए एक ही सेकंड रुक जाइए। ओके, ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रकार के आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि एक्सप्रेशन, मेथड, मीडिया के बेस पर अगर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल यानी कि जहाँ पर वर्ड्स का यूज होता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल के अंदर भी अगर हम देखें तो ओरल कम्युनिकेशन, ओरल मतलब मौखिक रूप से जो बातचीत करते हैं उसको बोला जाता है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ, रिटन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो लिख कर हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ओके, पहले के टाइम पे बता था ना, पत्र लिखा करते थे तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन था, रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या आएगा, नॉन वर्बल में शब्दों का यूज नहीं होता है, जैसे वहां पर क्या होगा, एक्सप्रेशन होंगे हमारे, है ना, जैसे कि मान लो कि हम आंखों के द्वारा इशारा करके या फिर मान लो कोई एक्शन करके जो कम्युनिकेशन करते हैं ना तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर देखकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है
ऑडियो सुनकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, देखकर और सुनकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसको ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन, एक्शन के द्वारा अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन बोला जाता है। पैसिव में क्या होगा, पैसिव के अंदर हम निष्क्रिय रहकर कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, मतलब इतना सक्रिय तरीके से वहां पर नहीं रहते, निष्क्रिय रहते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसके बेस पर अगर हम कम्युनिकेशन के टाइप्स देखें तो यहाँ पर वर्टिकल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन है, ओके, और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब देखो वर्टिकल के अंदर आता है अपवर्ड, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की ओर जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, अपवर्ड में क्या होगा भाई कि नीचे वाला जो पर्सन है, मान लो कि यहाँ पर प्रिंसिपल है और नीचे है टीचर, तो टीचर प्रिंसिपल के नीचे टीचर आएंगे, है ना, तो टीचर जो है वो प्रिंसिपल से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। डाउनवर्ड में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल है वो टीचर से कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर आ रहा है ना, डाउन का मतलब नीचे की ओर, अप का मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको याद रखना है। वर्टिकल, ओके, वर्टिकल में दोनों के अगर दोनों ही हो जाएंगे तो वो बन जाएगा वर्टिकल। ऐसे याद रख लो, वी याद रख लो, मतलब कि ये भी आएगा और ये वाला भी आएगा, दोनों के दोनों आ जाएंगे तो वर्टिकल बन जाएगा। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके सीधा होना। ओके, क्या होना, सीधा होना। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगी, समान लोग होंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। टीचर है वो टीचर से कम्युनिकेशन करेंगे, नेता जो है वो नेता से ही कम्युनिकेशन करेंगे, है ना, स्टूडेंट है वो स्टूडेंट से कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, जिसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। क्रॉसवाइज या तो डायगोनल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, तो जहां पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन किस तरह से, डिस्कशन, जैसे कि डिस्कशन करते हैं ना, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, है ना, डिस्कशन जो करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर यहाँ पर डिस्कशन जो करते हैं वहां पर जरूरी नहीं कि समान लोग ही हो, है ना, वहां पर टीचर, देखो क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर टीचर स्टूडेंट सभी होते हैं, सभी मिलकर अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, हमारे यहाँ गुजरात में तो एक कहावत भी है कि 3 चोटियां अगर इकट्ठी होती है ना तो मतलब किसी के मतलब जो घर होती ना वो तोड़ती है, मतलब मैं गुजराती में इसको बोलूँ ना तो इस तरीके बोला जाता है कि 3 चोटला भेगा થાય तो कोई ना ओटला तोड़े। ओके, अब मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता चला होगा, हमारे जो गुजराती लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि मैम क्या कहना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर क्या बात है कि 3 चोटियां मतलब 3 लड़कियां अगर इकट्ठी होती है, 3 महिलाएं इकट्ठी होती है तो किसी ना किसी का घर तो तुड़वाती है ना। क्या होता है पता, 3 लोग मतलब 3 महिलाएं इकट्ठी होती है ना तो बोलती हाँ मेरे घर में तो ये परेशान है, दूसरे बोलेगी हाँ मेरे घर में तो ये परेशान है, तीसरे बोलेगी मेरे घर में ये परेशान है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि खुद की बात बताकर अपना मन का बोझ जो है ना वो हल्का करे। लेकिन फिर क्या आता है पता है कि हाँ वो पड़ोसी है ना उनके घर में भी ये हुआ था, तो अब ये बात गई पड़ोसी वाली बात। अरे आपको पता है वो शर्मा जी है ना, उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा था कल रात को। अब तो हो गया शुरू, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा अरे शर्मा जी है ना उन्होंने तो अपनी बीवी को पीटा था और घर पे खाना भी नहीं दिया था। अब दूसरी बात ऐसे ही उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, आगे बढ़ी, अरे शर्मा जी है ना उन्होंने तो अपनी बीवी को इतना पीटा, उनकी बीवी तो बेचारी क्या बोलूं। अब बात क्या थी भाई और कहाँ तक चली जा रही है, तो ये अफवाहें जो फैलती है ना वो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का ही एक टाइप होता है। मतलब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ही किया जाता है जहां पर क्या होती है कि अफवाहें फैलाई जाती है। ओके, मतलब कोई मीनिंग नहीं होता है उसका, और जो बात जैसी होती है ना वैसे तो रहती भी नहीं है। यहाँ पर अगर चुगली करते हैं, ओके, तो जो सब मिलकर जो चुगली करते हैं ना, ये वाली बात है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो राजा होते थे ना
तो वहां पर उनके राज दरबार में ऐसे चुगली करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो क्या होता है ये चुगली करने वाले लोग यहाँ की बातें वहां की बातें वहां, इस तरीके से मतलब होता है, और फिर पता नहीं क्या का क्या हो जाता है ना। यस, तो ग्रैपवाइन कम्युनिकेशन इस प्रकार को कहते हैं। ओके, जहां पर हम क्या कहते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, और ये अफवाहें मतलब ज्यादातर फैली ही जाती है। ओके, उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जो रिलेशनशिप होती है उसके बेस पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल होगा वो औपचारिक रूप से होगा, जैसे कि बॉस है वो अपने मैनेजर से जिस तरीके से बात करेगा फॉर्मल तरीके से बात करेगा, है ना। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल में या फिर मूवियों में भी बताते हैं, बॉस जो है वो मतलब मैनेजर होता है बहुत मतलब किस तरीके से सीधे साधे खड़ा रहता है, और फिर मतलब फॉर्मल तरीके से। ओके, इनफॉर्मल में क्या होगा भाई, इनफॉर्मल में दो दोस्त बैठे हैं और इनफॉर्मल तरीके से, है ना। अब ये बॉस है ना, उसका एक दोस्त आता है, वो भी मतलब कि मान लो कि किस कंपनी का बॉस है, दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं ना। जरूरी नहीं है कि मैनेजर और बॉस के बीच में भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कभी कभी क्या होता है पता है कि शुरुआत में तो ये मैनेजर जो है ना वो मतलब कि कंपनी में आता है, तो उस टाइम पर तो बॉस और मैनेजर का रिश्ता जो होता है वो मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से होता है, कंपनी के अंदर फॉर्मल तरीके से होता है। और फिर मान लो कि वो दोनों चाय पीने जाए, चलो चाय पीने जाते हैं, तो वहां पर वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर करते हैं, और वहां पर उनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है। मतलब वहां पर कोई भी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि हम फ्रीली वहां पर स्वतंत्र रूप से उनसे बात करते हैं। फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, फॉर्मल में आपको जो रूल्स रेगुलेशंस होता है उसको फॉलो करके बातचीत करना पड़ता है। ओके, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से ट्रांसमिशन कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके बेस पर अगर हम देखें तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल क्या होता है कि बाहरी लोगों से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल अंदरूनी जो लोगों के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल। अब देखो एक्सटर्नल में क्या आएगा, देखो कोई भी पर्सन है, ओके, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने जा रहा है, तो जो अपने कस्टमर होगा, तो ये जो अपने कस्टमर के साथ वो किस तरीके से, तो एक्सटर्नल रूप से कम्युनिकेशन कर रहा है ना। यस, बाहर बाहर के ना कस्टमर, बाहर के लोग। यस, इंटरनल में क्या होगा, अपने ही कंपनी के अंदर जो अपने साथ काम कर रहा हो या कोई भी पर्सन है अपनी कंपनी के अंदर है, तो उसके साथ अगर वो कम्युनिकेशन करे तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। ओके, उसके बाद देखो इनको इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी आपको बेसिक बेसिक बातें बता रही हूँ, ओके, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि चीज क्या है। उसके बाद देखो अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करो, अगर मैं यहाँ पर ना जो पीपल होते हैं उनकी संख्या के बेस पर कितने पीपल होंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, है, उसके बेस पर अगर हम बात करते हैं तो पहला जो होता है ना, एक ही पर्सन होता है, वो खुद से ही बातें करता है, एक पर्सन खुद से ही बातें करता है। जैसे हम वो बातें करते रहते हैं ना, कभी कभी अकेले बैठे होते हैं ना तो खुद के साथ बातें करते हैं। कभी कभी हमने कोई गलती कर दी हो ना तो हम ये बोलते हैं यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर किसी मान लो कि किसी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मतलब हर्ट कर दिया तो बोलेगी, वो सोचेगी कि सोचना मतलब यही सोचना जो है ना वही मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो खुद ही सोचेगी कि यार मुझे उससे कुछ बोलना नहीं चाहिए था, वो खामखा हर्ट हो गया है ना, मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं था लेकिन उसने ले लिया है उल्टा, लेकिन मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो वो खुद से बातें करते ना, वो क्या होगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, खुद के साथ बात करना उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, आगे देखेंगे इसको डिटेल्स में। उसके बाद तो वहां पर कितने, एक ही पर्सन हुआ, और ये जो पर्सन है वो ही खुद सेंडर भी है और खुद रिसीवर भी है ना। वो रिसीवर भी है, सेंडर भी है, वो खुद ही बोलता है, खुद ही से बात कर रहा है, तो मतलब कि खुद ही मैसेज को मतलब सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी खुद कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर भी क्या होगा, वन पर्सन ही है, ओके, लेकिन ये वन पर्सन है वो खुद के साथ तो बात करता ही है, ये खुद से तो बात करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो किसके साथ बात करते हैं, दूसरी आत्माओं से बात करता है, दूसरी आत्माओं से बात करता है। ओके, अब ये दूसरी आत्माओं से कैसे,
जैसे कि भूत चुड़ैल के साथ बात करना, भगवान के साथ बात करना ना, तो ये क्या हो गया, वो अंदर से जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन के टाइप आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि भाई हम किसी दूसरे लोगों के साथ बात, मतलब दूसरी आत्माओं के साथ बात करें। तो ये क्या है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ओके, आगे देखेंगे इसको भी। फिर उसके बाद आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखो, इंट्रापर्सनल है ना, वो तो अकेले था, ट्रांसपर्सनल के अंदर भी वो अकेला ही है ना। लेकिन ये जो भौतिक रूप से अकेला है, भौतिक रूप से फिजिकली तो वो एक ही है ना, फिर नो फिजिकली तो उसके साथ भले ना आत्मा रही, लेकिन वो तो फिजिकल नहीं है ना आत्मा, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम छू भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर भौतिक रूप से तो एक ही पर्सन था ना। अब भौतिक रूप से अगर मान लो फिजिकली अगर हम मानते हैं 2 पर्सन हो जाते या 2 से ज्यादा हो जाते, तब आपका बन जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, अब यही पर्सन जो है वो खुद से बातें करता था या फिर दूसरे आत्माओं के साथ बातें करता था। अब यही पर्सन दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा है फिजिकली, जिसका अस्तित्व है वैसे दूसरे पर्सन से वो बात कर रहा है, तो उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। किसी चीजों को टारगेट करके अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं पब्लिक को, लार्ज पॉपुलर मतलब कि लार्ज लोग होते हैं, बहुत बड़ा समूह होता है, लार्ज ग्रुप होता है, और वहीं पर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे वहां पर क्या होता है, टारगेटेबल चीजें होती है, मतलब कि मान लो बस स्टेशन है, तो बस स्टेशन के अंदर मतलब जो माइक में बोलते हैं ना कि भाई ये नंबर की बस है, यहाँ पर खड़ी है ना। तो ये मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जहाँ ये किसके लिए लागू होगा, ये जो सूचना इंफॉर्मेशन जो दी है, जो कम्युनिकेशन किया गया है, वो किस लोगों के लिए काम आएगा, जो लोग बस स्टेशन में बस में चढ़ने वाले हैं ना, मतलब बस में यात्रा करने वाले, उन्हीं को लागू होता है। तो ये क्या होगा, पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सामने वाला पर्सन जो बोलता है उससे ज्यादा कुछ हम सोच लेते हैं, है ना। हमने कहा कुछ है, कुछ और है, उसने सोच लिया कुछ ज्यादा ही, बियॉन्ड, कुछ ज्यादा ही, वो उससे परे ही सोच लेता है, तो उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि मान लो कि आपने मुझे ये बोला, एक लड़की ने मुझे बोला कि मैम आज तो बहुत क्यूट लग रही हूँ। तो मुझे लगा कि भाई हर रोज क्या मैं क्यूट नहीं लग रही थी, अब मैंने ये उल्टा ले लिया। उसने तो बेचारी ने ऐसे ही बोल दिया कि मैम आज तो आप क्यूट लग रही हो, है ना, लेकिन मैंने तो उल्टा सोच लिया। तो ये क्या होगा, मेटा कम्युनिकेशन, जहाँ पर मैं ज्यादा ही कुछ सोच लेती हूँ, ज्यादा ही कुछ कम्युनिकेशन कर लेती हूँ, तो उसको बोला जाता है मेटा कम्युनिकेशन। ओके, सामने वाले ने कुछ जो कहा है उससे कुछ ज्यादा ही मैं उसको सोच लेती हूँ। ओके, मास कम्युनिकेशन की बात आती है, तो ये भी लार्ज ग्रुप में होता है, जिस तरीके से पब्लिक कम्युनिकेशन होता है उसी तरीके से मास कम्युनिकेशन होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन का डिफरेंस अगर निकालने जाते हैं, तो मास कम्युनिकेशन में मीडिया का यूज होता है। किसका, मीडिया का। मीडिया मतलब चैनल के थ्रू हम क्या करते हैं, पब्लिक को ये मतलब कि मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि मान लो कि किसी बच्ची गुम हो गई। ओके, अब ये बच्ची गुम हो गई, तो वो मतलब कितने लोगों को कहेगा, है ना, वो खुद अकेला अकेला अलग कितने लोगों। अब इसकी जगह पर वो क्या करेगा, एक टीवी में ये ऐड दे देगा कि हमारी बच्ची खो गई है, तो प्लीज जिनको भी मिले वो हमें इस नंबर पर संपर्क करे, है ना। तो ये टीवी पर जो प्रसारण हो गया वो क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर अनटारगेटेबल लोग होते हैं। अनटारगेटेबल मतलब यहाँ पर कोई टारगेट नहीं होता है, यहाँ पर सभी के लिए, मतलब जो इसके रिलेटेड है उनको भी लागू होता है, जो नहीं है उनको भी लागू होता है ना। तो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन, इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो क्रांति हुई थी अपनी हमारी कृषि क्रांति, है ना। तो कृषि क्रांति क्या है, ये भी तो मास कम्युनिकेशन है, जहां पर हम मीडिया का यूज करते हैं, है ना, लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, या फिर किसी भी रेडियो, टेलीविजन, इन सब का यूज करके हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं बड़े ग्रुप के अंदर, तो वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कि हमने यहाँ पर भी बात कर दी। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मतलब संगठन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं
ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा, अब इंटरपर्सनल में क्या था, 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, है ना। अब यही सब लोग जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अगर डिस्कशन करते हैं तो वो बन जाता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, तो आई होप ये सारे कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है उसका बेसिक मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए अब आते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो भी हमने आपको आगे बताया। तो ये क्या होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने भीतर संचार करना, अपने अंदर ही कम्युनिकेशन करना। ओके, संदेश भेजने वाला मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों ही क्या होता है, दोनों के रूप में एक ही पर्सन काम करता है। ओके, और ये क्या होती है आत्मचर्चा। आत्मचर्चा यानी कि क्या होती है, खुद से बात, सेल्फ टॉक जिसको बोला जाता है। ओके, तो सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं। आंतरिक भाषण, आंतरिक भाषण मतलब इनर स्पीच, अपने अंदर ही स्पीच देते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पर देखो सेल्फ टॉक आ गया। सेल्फ टॉक मतलब खुद से ही बातें करते रहना, है ना। अब इसके अंदर भी देखो तो साइलेंट टॉक। साइलेंट टॉक में क्या होता है, हम शांति से बैठे हैं और हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं हम खुद से ही बातें करें, उसको बोलते हैं साइलेंट टॉक। मिरर टॉक में क्या होगा, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, ये लड़की देखो आईने में देख रही है ना, मतलब शीशे में देखकर वो देख रही है, हाय रे मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। तो वो क्या है भाई, मिरर में देख के खुद के ही बारे में कुछ सोच रही है, कुछ बातें कर रही है ना, तो वो हो जाता है मिरर टॉक। ओके, कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है ना तो खुद से बातें करना सीख लो। ओके, साइकोलॉजी में तो ये बात होती है कि अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को अगर डेवलप करना है तो पहले खुद से बातें करना सीखो। पहले अगर आपको ये मतलब आपको लोगों के बीच में बात करना या कोई स्टेज पे जाके बात करना आपको बहुत डर लग रहा है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलना स्टार्ट करो। और जहां जहां पर आपको लगता है हाँ मैंने ये बोला तो इसकी वजह से देखो मेरे फेस पर ये मतलब एक्सप्रेशन आए तो मुझे अभी इसको ठीक करने की जरूरत है ना। तो मिरर टॉक से आपकी पर्सनालिटी भी अच्छे से डेवलप होती है। ओके, तो ये मिरर टॉक और पार्टनर टॉक। पार्टनर टॉक आप लोगों को पता है, आप लोगों ने काफी सारी मूवी में देखा होगा कि जहां पर क्या होता है, मान लो कि कोई हीरो है या हीरोइन है ना, तो वो मान लो कि कोई गलती, ये हीरो है मान लो और इसके यहाँ पर वो गलत कोई काम मतलब कि वो उसके पास पैसे नहीं है मान लो। ओके, और उसको मतलब वो है भी मतलब शरीफ आदमी, तो उसको जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसको दवाई लानी है क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो मान लो कि मर रही है। ओके, एग्जाम्पल है। तो अब उसके पास एक ही चारा है, या तो वो चोरी करे या तो फिर अपनी वाइफ को क्या है मरने दे, है ना। तब उसके पास दो तरह के उसके ही जैसे दो खड़े हो जाते हैं अपने ही जैसा, है ना। तो वो क्या होती है, हमारे अंदर दो इंसान जिंदा होते हैं, एक अच्छा इंसान भी होता है हमारे अंदर, एक बुरा इंसान भी होता है। अब हम किसकी सुनते हैं वो तो हम पर डिपेंड करता है, हम अच्छे इंसान की सुनते हैं या हम बुरे इंसान की सुनते हैं ना, तो ये हम पर डिपेंड होता है। तो ये जो मान लो हीरो है ना, तो वो चोरी करने का ख्याल रखता है, तो यहाँ पर ये अच्छी आत्मा है ना, सफेद वाली क्लीन है ना, शुद्ध बोला जाता है। और काले वाली को हम यही बोलते हैं ना कि ये बुरा है। ये हमारी मेंटालिटी बन गई है। ओके, वैसे ऐसा होता नहीं कि ब्लैक कलर होता है वो बुरा होता है, क्योंकि जो टीचर हो ना वो मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाता था पहले के टाइम पे तो, है ना। लेकिन फिर भी कितने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना दिया, कितने बच्चों को इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया उसी ब्लैक बोर्ड के अंदर, है ना, उसी ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख कर। अभी टाइम आया है डिजिटल इंडिया का, वरना पहले तो यही था ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे। यस, तो ऐसा नहीं होता कि ब्लैक रंग बुरा होता है। ओके, लेकिन ये हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये बुरी आत्मा है। ओके, ये बुरी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। ओके, तब ये बुरी आत्मा है ना, ये क्या बोलेगी, चल यार कर ले चोरी, क्या बात है, तुझे तेरी बीवी को तो बताया बचाना है, चल कोई बात नहीं, एक ही बार है तुझे मतलब कि चोरी करने है। तब जाके ये अच्छी आत्मा क्या बोलेगी, अच्छी आत्मा बोलेगी नहीं यार तू ना बहुत शरीफ लड़का है, तूने लाइफ में कभी भी चोरी नहीं की, तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, तू कोई दूसरा तरीका सोच जहां से तू पैसे इकट्ठा कर सकते, लेकिन ऐसे बेईमानी करके ऐसा गलत काम करके तू पैसा लाने की मत सोच, है ना। तो यहाँ पर ये जो दो तरह के लोग हमारे अंदर रहते हैं, जो दो तरह की आत्माएं हमारे अंदर मतलब दो तरह के पर्सन हमारे अंदर रहते हैं, जो मतलब कि एक दूसरे से बात करते रहते हैं और हमें डायरेक्शन देते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, है ना।
तो ये क्या हो गया, पार्टनर टॉक, इसको बोलते हैं पार्टनर टॉक। गुड पर्सन एंड बैड पर्सन दोनों ही हमारे अंदर रहता है। और उसके कभी कभी होता है ना, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि ना कभी कभी कुछ लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर कर जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अब तो इनको मुझे हेल्प भी नहीं करनी है ना। ऐसे भी बिहेवियर वो लोग कर जाते, तो मुझे पहले फीलिंग ऐसे आती है, अंदर से आत्मा बोलती नहीं, अब ऐसे लोगों को कोई भी हेल्प नहीं करनी चाहिए तुझे, इनको कोई कदर ही नहीं है तो फिर क्यों हेल्प कर रही है ना, ऐसा अंदर से आवाज आती है। फिर थोड़ी टाइम के बाद दूसरी आवाज आती है, नहीं यार तू अच्छी पर्सन है ना, तो तुझे ये सब भूलना होगा, उसने जो किया वो उसका कर्म है, तू जो करेगी वो तेरा कर्म है ना, तो तू क्यों बुरा कर रही है, तू अगर उसको हेल्प नहीं करेगी तो वो तो बुरे काम में आ गया, कि किसी मदद रूप जिसको मदद की जरूरत थी तूने मदद नहीं की, तो ये तो बुरा काम हो गया है ना। तो इससे बेटर यही है कि तू अच्छा काम करके अपना अच्छा काम भगवान के वहां पर मतलब कि ऐड करवा दे, है ना। तो ये बात मेरे साथ बहुत सारी बात होती है, क्योंकि मेरे पास जो सर्कल रहा है, आप लोगों को पता है कि बहुत सारा सर्कल है मेरे आसपास, है ना। तो बहुत सारे लोगों से मुझे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के सामने मुझे आना पड़ता है, बहुत सारे अच्छे भी स्टूडेंट होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं, एक आध परसेंट ही ऐसे होते हैं जो मतलब समझते नहीं है ना, वैसे परसेंट ही ऐसा करते हैं। अगर जो समझते होते हैं वो तो कभी भी ऐसा कभी भी नहीं करते, वो तो सिचुएशन को समझेंगे, हालातों को समझेंगे और मेरी भावनाओं को समझेंगे, है ना। लेकिन कुछ एक आध परसेंट ऐसे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी समझते नहीं, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं, क्यों लेना देना होगा, है ना। वो तो मतलबी लोग होते हैं, तो वो तो अपने मतलब के लिए काम करते हैं ना, तो बस बोल देते हैं जो भी मन में आता है बोल देते हैं ना। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को भी हेल्प करती हूँ, ओके। तो ये मेरी अच्छी आत्मा की वजह से मैं अच्छा काम कर पाती हूँ, ऐसे लोगों को भी हेल्प कर पाती हूँ, उसका मतलब है मेरे अंदर एक अच्छी आत्मा रही है ना। और मैं अपनी बुरी आत्मा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, अच्छी आत्मा को ही मेरे ऊपर क्या है, हावी होने देती हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, पार्टनर टॉक हो गया, ओके। अब आई होप कभी भी पार्टनर टॉक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपके दिमाग में मैं आ ही जाऊंगी, और मेरी जो दो आत्माएं हैं मेरे अंदर रही है, ओके, गुड पर्सन बैड पर्सन, वो भी आपको याद आ जाएगा। चले, रिटर्न सेल्फ टॉक, अब क्या होगा, रिटर्न सेल्फ टॉक के अंदर क्या होगा। अब आप बोल रहे कि मैम खुद से तो कैसे बातें करेंगे लिखकर, हाँ बिल्कुल, हम जो पर्सनल डायरी बनाते हैं ना, कुछ लोग जैसे कि मैं भी बनाती हूँ पर्सनल डायरी, जब जब मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ तो कुछ लिख देती हूँ, मतलब जो भी फीलिंग्स होती है वो सारा कुछ लिख देती हूँ। या फिर बहुत सारा खुशी का माहौल होता है, बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है, तो अभी अपनी पर्सनल डायरी में लिख देती हूँ, है ना। तो ये पर्सनल डायरी जो होती है ना, वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी भावनाओं को वहां पर ऐड कर देते हैं ना, खुद से बात करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये काम गलत किया, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे ये काम करते सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें जो हम लिख लिख कर अपनी डायरी के अंदर लिख के हम खुद से ही बातें कर रहे हैं ना, खुद के लिए तो लिख रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं। अगर किसी और के लिए लिखते तो हम उसको पर्सनल डायरी बोलते ही नहीं, है ना। यस, तो ये रिटर्न सेल्फ टॉक हो गया, ओके। उस तरीके से सेल्फ टैप के अंदर क्या करते हैं, अपने ही वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनते हैं, जैसे कि है ना, कोई होता है ना, मतलब वो उनको कोई मान लो कि कोई लड़की है, उसको डांस करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो सोचेगी कि चल ना मैं अपने डांस का रिकॉर्ड करके देखूंगी कि मैं किस तरीके का डांस कर रही हूँ, है ना। या फिर मान लो ना कि मैं कभी कभी ना अपने ही वीडियो को कभी कभी देखती हूँ, और सच बताओ तो मैंने पहली बार जब 2 अक्टूबर को जब पहला वीडियो बनाया था ना, तो उस 2 अक्टूबर 2020 में बनाया था, ओके। क्योंकि अब 2022 आने वाला है, 2 साल पूरे होने वाले हैं ये सफर में, ओके। और इतनी सफर में मेरे साथ 12,000 लोग जुड़ गए, ओके। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2020 में मैंने जब पहला वीडियो बनाया था, जो अगर मैं अभी भी उसको सुनती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे लगता है यार मैं कैसे बोल रही थी मुझे मतलब पहली बार बोलना इस तरीके से, तो अंदर से डर सा भी लग रहा था, है ना, कि क्या सोचे कि कुछ गलती हो जाएगी। तो स्टूडेंट तो कैसे होते हैं पता है ना, गलतियों को तो तुरंत ही मतलब दिमाग में ले लेते हैं, अच्छी बातों को तो कोई लेता ही नहीं है, बुरी बातों को ही मतलब बहुत बड़ा बड़ा करके ग्रेप वाइन की तरफ फैला देते हैं, है ना। तो अच्छी बातों को कोई फैलाता ही नहीं है जल्दी करके, लेकिन बुरी बात होगी ना तो मतलब फटाफट से ऐसे पहुंच जाएगी, पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो ये जो हुआ ना वो क्या हो गया, आपका सेल्फ टैप हो गया, कि खुद की वॉइस रिकॉर्ड कर लो या फिर खुद का कोई वीडियो बना लो और खुद ही उसको देखो, और खुद ही वहां पर इवेल्युएशन करो कि क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां है ना। तो वो क्या हो गया, सेल्फ टैप हो गया, ओके। क्वेश्चन सजेशन,
क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं हम खुद को कि यार ये करूँ ना करूँ, इससे ये करूँगी तो ये होगा, वो करूँगी तो वो होगा। तो ये क्वेश्चन सजेशन जो है वो भी क्या है, सेल्फ टॉक ही है आपका। ओके, सेल्फ कन्वर्सेशन, खुद से कन्वर्सेशन करना। ओके, वर्बलाइजेशन, बड़बड़ाना। आप लोगों ने देखा होगा छोटा बच्चा होता है ना, वो मतलब अकेला अकेला कहीं पर भी बैठा होता है ना तो बड़बड़ाता रहता है। मेरा बच्चा जब जो छोटा बच्चा है ना, जो कि अब तो 8 साल का हो गया है, लेकिन जब वो 3 साल का था ना तो अकेला अकेला, मतलब मैं जब स्कूल में उसको लेकर जाती थी तो मैं अपने क्लासरूम के अंदर उसके नहीं ले जाती थी, कभी भी नहीं ले गई उसको। मैं ना उसको मैदान में ही ऐसे छोड़ देती थी। वैसे मैदान में कोई आता जाता नहीं था, और मैदान में उसको छोड़ देती थी तो कभी कभी क्या होता था कि वो अकेला अकेले मैदान में बैठा बैठा मिट्टी में खेलता रहता था। मैंने उसे खेल नहीं दिया। उस टाइम पे तो ब्लॉक भी नहीं थी हमारे मैदान के अंदर, तो मिट्टी में वो खेलता रहता था पूरा दिन, ताकि मैं अपने स्कूल के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो वो ना कभी कभी मैं मतलब बाहर पानी पीने या कुछ भी किसी क्लास के अंदर जाना हो तब मैं बाहर निकलती हूँ और उसका ध्यान नहीं होता था ना, तो वो मैं देखती उसका मतलब ऑब्जर्वेशन करते हुए खुद से अकेले अकेले बड़बड़ाता था। तो मैं सोचती थी कि ये क्या अकेले अकेले क्यों बड़बड़ाता होगा, लेकिन ये भी क्या है, एक प्रकार का इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ओके, बड़बड़ाना, खुद से अकेले अकेले बड़बड़ाना। आप लोगों ने देखा होगा कि बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बूढ़े लोग क्या होते हैं कि भाई अकेले अकेले बड़बड़ाते रहते हैं, पता नहीं किसी को कह ही नहीं रहे होते, वो खुद से ही बातें कर रहे थे लेकिन बड़बड़ाते रहते, वो अपने मतलब शब्दों को बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये भी क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, आगे देखते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम आंतरिक एकालाप मतलब इंटरनल मोनोलॉग पे बोला जाता है। ओके, कुछ कुछ वर्ड ऐसे दे देते हैं तो जो हमें पता नहीं होते, तो ऐसे वर्ड को आपको याद रखना है। ऑटो कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। ओके, मतलब स्व संचार, खुद से ही बातें करना, ऑटो संचार, ऑटो कम्युनिकेशन है ना। सेल्फ टॉक हो गया आपका। उसके बाद आता है इनर स्पीच। इनर स्पीच मतलब आंतरिक भाषण देना। ओके, इंटरनल डिस्कोर्स। ओके, इंटरनल मतलब डिस्कोर्स मतलब प्रवचन देना, आंतरिक ही प्रवचन। यार तूने क्या कर दिया, तुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, प्रवचन शुरू हो जाता है। ओके, इंटरनल प्रवचन, उसको बोलते हैं इंटरनल डिस्कोर्स। ओके, एक व्यक्ति की आंतरिक आवाज होती है, खुद की मतलब इनर वॉइस होती है। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर हमारी खुद की आवाज होती है। ओके, और यहाँ पर हम सचेत रहते हुए विचारों का क्या करते हैं, एक आलाप करते हैं, हम खुद से ही बातें करते रहते हैं। ओके, कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। ओके, और अनकॉन्शियसली भी होती है। अनकॉन्शियसली मतलब किस तरीके से होती है, जैसे कि हम मतलब हम रोटी बना रहे। ओके, और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो हर रोज होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, वैसे साइंस कहता है कि 90,000 थॉट आपके दिमाग में आते हैं ना, लेकिन पूरे दिन में 90,000 थॉट आपके दिमाग में आते हैं, ये साइंस कहता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ मेरे दिमाग में तो 90,000 नहीं, उससे भी बहुत सारे थॉट आते रहते होंगे। पता नहीं, मैं रोटी बनाती होती ना तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि टेलीग्राम में कितने बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिए होंगे, कितने बच्चों को मुझे रिप्लाई देना रह गया होगा। सच बताओ तो मेरी ये मतलब सच्ची सच्ची बात बोल रही कि ऐसा ही मेरे साथ होता है। मैं ना कोई भी काम करती हूँ ना तो मेरा ध्यान मतलब आधा ध्यान काम में होता है और आधा ध्यान ना मेरा यही पर ही होता है कि बच्चे मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई जानकारी देनी होगी, या वो मैं आज ना दोपहर को सच बताऊँ तो आज सैटरडे है ना, तो मॉर्निंग की स्कूल थी, तो मॉर्निंग के बाद में आकर खाना वाना बनाकर और फिर काम करके सो गई। अब थोड़ी सी मतलब थकान सी थी कल की वजह से। कल जो स्कूल के अंदर हमने तिथि भोजन दिया था ना, तो मैंने सारा कुछ खाना बच्चों के लिए सबके लिए बनाया था, तो उसी वजह से मैं बहुत ही थकान से महसूस कर रही थी। तो मैंने सोचा, मुझे नींद आ रही थी, मैं मतलब फिजिकली मैं क्लास लेने के लिए रेडी नहीं, वैसे तो मैं बना रही थी, रिकॉर्ड भी कर लेती क्लास, लेकिन नहीं अंदर से मतलब कि मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्लास रिकॉर्ड करने भी जाऊंगी तो शायद हो सकता है कि आधी क्लास के बाद मैं खुद ही सोने लगूँ, है ना। तो फिर मैंने रहने दिया, सो गई मैं, है ना। फिर भी सोते वक्त भी मेरे दिमाग में तो यही चला था कि हाँ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए होंगे ये वो। और फिर मैंने उठकर देखा, आप नहीं मानोगे 50 बच्चों के क्वेश्चन मतलब मैसेज आ चुके थे 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे मैंने नींद ली, 1 घंटे के अंदर 50 बच्चों के मैसेज आ चुके थे। पता नहीं अभी जी सेट की मतलब की नोटिफिकेशन आई है तो उनको भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है,
तो वो भी पर्सनल, मतलब वीडियो तो देखना ही नहीं किसी को, बस तो दिमाग में आता है क्वेश्चन डाल दो, मैम तो फ्री बैठी है ना दे देंगी आंसर। 50 बच्चों के अब कि मैंने सोचा कि सबके नहीं देना है, ऊपर ऊपर 10-12 लोग थे उनके तो दे दिए, बाकी के अभी पढ़े मैंने सोचा पहले क्लास को रिकॉर्ड कर लेते के। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब हम ना अंदर से अकेले से भी मतलब बातें करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्शियसली ही हम थॉट हमारे दिमाग में क्रिएट होते, अनकॉन्शियसली भी हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट क्रिएट होते रहते हैं, है ना। यस, ये आमतौर पर किसी व्यक्ति की स्वयं की भावना, हमारी खुद की भावनाओं से ये जुड़ा होता है, हम अपनी ही भावनाओं से यहाँ पर जुड़े होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम खुद की भावनाओं से जुड़ते हैं, यहाँ पर हम योजना बनाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, खुद का प्रतिबिंब करते हैं, है ना, रिफ्लेक्शन करते हैं, सेल्फ इमेज, आत्म छवि, क्रिटिकल थिंकिंग भी, आलोचनात्मक सोच भी करते हैं। ओके, भावना और सब वोकलाइजेशन, ओके, किसी के दिमाग को पढ़ना उसको बोलते हैं सब वोकलाइजेशन, है ना। तो उसमें भी विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण रहता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, कभी कभी हमारे पास अवसाद मतलब कि हम बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, हमें अच्छा अंदर से फील नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये जो डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, तो इस तरीके से ये डिप्रेशन, है ना, तो डिप्रेशन, मेंटल डिस क्या कहते हैं भाई, डिसऑर्डर, ये सारे सिचुएशन में भी हमारे पास क्या होते हैं, उनके मतलब कि अवसाद और संज्ञानात्मक व्यवहार यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जैसे उपचार जो संज्ञानात्मक व्यवहार को विनियमित करने के लिए रणनीति प्रदान करके लक्षणों को कम करना चाहते हैं। ओके, इंट्रापर्सनल के अंदर हम यही बात, कभी कभी हम अपने अंदर जो दुख रहा होता है ना उसको भी कम करने की कोशिश करते, बोलते हैं ना कि कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकाला करो, है ना। दूसरों के लिए तो हम मतलब कि टाइम निकालते ही, लेकिन खुद के लिए कब निकालोगे। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार मेरी लाइफ कैसी है, बिल्कुल भी शांति ही नहीं है, एक एक पल के लिए भी शांति नहीं है, और इतनी आदत बन गई, इतनी आदत बन गई, सच बताऊं तो मैं ये कभी मेरे अंदर से आवाज आती है कि एक काम कर ले, तो ना एक टाइम फिक्स कर दे, बच्चों को बोल दे कि इतने टाइम पर ही आपको मैसेज करने, इतने टाइम पर। कॉल तो वैसे भी मैं किसी का भी नहीं उठाती, मेरे मम्मी पापा का भी कॉल नहीं उठाती, मुझे पता है कि कॉल अगर मैं उठाऊंगी ना तो वो लोग 5 मिनट की जगह पर 20 मिनट ले लेंगे, और ये 20 मिनट में मैं बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ, है ना। तो इसी वजह से मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाती, चाहे किसी स्टूडेंट का आ जाए, क्या चाहे मेरे पेरेंट्स का आ जाए। मेरे पेरेंट्स को तो मैंने कह ही दिया है कि आपको अगर बात करनी है तो हस्बैंड के मोबाइल पर फोन कर देना, आप लोगों को वहां से ही मतलब आपको आंसर मिल जाएगा कि आपकी बेटी कैसी है, ठीक है कि नहीं है ना। तो वो ही आंसर दे देते हैं। ओके, और हाँ कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है तो मैं बात कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे बात करनी चाहिए, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फिर मैं मतलब वीकली एक बार बात कर लेती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में बोल देती हूँ मम्मी अब मेरे को वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करे। मम्मी बोल देते हाँ बस तू तो अपनी ही दुनिया में जीती रहे, तुझे तो किसी की भी पड़ी नहीं है ना। तो होता रहता है, लेकिन हाँ हम भी क्या करें, हम तो लोगों की सेवा करें ना, तो बस मतलब होता रहता है। अपने पास जो टाइम मिला है उसका सही उपयोग करना चाहिए हमें, है ना। तो ये बात होती है। ओके, तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं वापिस, सचेत और अवचेतन दोनों तरह के विश्वासों को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया जाता है कि कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है, हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, बिलीव करते मतलब कि बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप इंट्रापर्सनल समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आते हैं ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल के अंदर आपको पता होगा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि भाई इंट्रापर्सनल है उसी का ये टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उससे परे, हम अपने खुद से तो बराबर सही बात है, लेकिन दूसरी आत्मा से भी बात है। हमारे अंदर तो आत्मा है ही, लेकिन दूसरी आत्मा, हमारी आत्मा कम पड़ रही थी तो दूसरी आत्माओं से बातें करने लग गए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन जो होता है वो कम्युनिकेशन स्तर कब होता है, मतलब जिसमें व्यक्ति आत्माओं या किसी उच्च शक्ति वाले व्यक्ति से बातचीत संवाद कर रहा है। उच्च शक्ति वाले व्यक्ति मतलब कि कुछ देवी शक्तियां होती है ना, जैसे कि हाँ आप लोगों ने हमारी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध थे, उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो ये क्या था, ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, वो मतलब क्या था, दैवी शक्ति उनको मतलब प्रकट हुई थी, उनको ऐसा फील हुआ था कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज भगवान ने दिया, है ना। तो ये क्या है भाई,
ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। जहाँ तक मैंने कहीं पर पढ़ा था, मुझे प्रॉपरली पता नहीं है, अगर हाँ मैं यहाँ पर कुछ गलत भी बोल देती हूँ इस बात में तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा था, इसी वजह से यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ कि जो इस्लामिक के जो धर्म गुरु थे, मतलब कि मोहम्मद पैगंबर है ना, तो मोहम्मद पैगंबर साहब को अल्लाह ने खुद मतलब कि उनको एक ऐसी आवाज सुनाई दी थी आसमान में से, और वहां से अल्लाह ने उनको संदेश दिया था कि तुझे मतलब कि समाज में इस तरीके से काम करना है, लोगों को अच्छी राह पर ले जाना है। ओके, ये अल्लाह ने उनको एक संदेश दिया था। तो ये जो था ये दैवी शक्ति थी, है ना, जो मोहम्मद पैगंबर ने फील किया था। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर एक और हमारे ही हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब संदेश दिया था, उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध के टाइम पे, है ना, जब अर्जुन जो है वो विषाद की स्थिति में चला गया था, वो डिप्रेशन में मतलब स्ट्रेस में आ गया था, उसके सामने बहुत सारे लोग थे, तो वो सोच नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, अपने लोगों के सामने मतलब उसे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो मतलब कि जो संघर्ष कर रहा था, उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने रौद्र स्वरूप में आकर, मतलब अपना जो बड़ा वाला जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में आके श्री कृष्ण को पूरी भगवत गीता सुनाई थी, उसका काउंसलिंग किया था, है ना। तो वहां पर जो मतलब जो मैदान में जो सब खड़े थे ना, उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को इतने बड़े रूप में किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाई दे रहे थे, अर्जुन को दिखाई दे रहे थे, है ना। तो ये क्या था, अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण इतने रौद्र रूप में दिखाई दे रहे थे, और अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से वो रौद्र रूप वाले श्री कृष्ण से वो बातें कर रहा था, तो वो क्या हो गए, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, वो भगवान से बातें कर रहा था, है ना। तो ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि मैम हमने तो भूत चुड़ैल भी देखी है, हमने तो चुड़ैल से भी बातें की है बना। ओके, तो ये जो भूत चुड़ैल वाली बात है, उनसे बातें करने वाली बात है जिनको हम देख नहीं पाते फिजिकली, वो तो है ही नहीं, नो फिजिकली, है ना, यहाँ पर फिजिकली कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि हाँ कुछ है ना। तो ये जो बात होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। वैसे सच बता तो हमारा आशीष है ना, हमारे क्लास के अंदर आता है डेली। अब ये आशीष है ना, वो रात को ना भूत चुड़ैलों से बातें करता है, सच्ची में वो ना कभी कभी बातें करता है व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर कहीं पर भी उसका मैसेज आता है ना, तो वो सबको डराता रहता है कि मैं ना अभी तो रात को भूतों के साथ बात कर रहा हूँ। तो मतलब वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। वैसे आत्माएं होती है, लेकिन भूत चुड़ैल मैंने कभी देखे नहीं, और मैं मानती भी नहीं कि भूत चुड़ैल जैसी कोई चीजें होती होगी। ओके, लेकिन ये क्या होता है, अगर किसी को दिखाई देता है, किसी को मतलब किसी ने बातचीत की है, तो वो हो जाता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, ये स्वयं और उसके विश्वासों के बीच एक संचार होता है, खुद के और उसके जो भी हमारे अंदर जो ट्रस्ट है उसके बीच का एक क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते, बिलीव करते हैं। ओके, जो शरीर और मन से परे, हमारा शरीर और हमारे मन से परे होता है, उससे बियॉन्ड हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है ट्रांसपर्सनल के अंदर। वैसे ये जो एग्जाम्पल दिए उसी से आपको ट्रांसपर्सनल याद रहेगा। ओके, ये जो होता है ना मेडिटेशन करते हैं ना, उसी वजह से आपको मिलता है। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के समय में जो ऋषि मुनिया थे, है ना, तो वो भी इस तरीके से मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना, है ना। योग अलग है और ध्यान अलग है। ध्यान करना मतलब ध्यान के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम मतलब इस तरीके से उसके अंदर अपने आप से इस तरीके से मिल जाते हैं कि हमें इतना भी नहीं पता कि हमारी बॉडी जो है ना वो है कि नहीं, है ना, हमारी बॉडी है कि नहीं वो हमें खुद पता ही नहीं चलता है मेडिटेशन के टाइम पे। मैं कभी कभी मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बॉडी थी कि नहीं, मैं थी कि नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं होता है। जब मैं मेडिटेशन से बाहर आती हूँ तब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कुछ टाइम के लिए थी ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, है ना। तो ये मेडिटेशन का कमाल होता है। ओके, और हमारा मतलब थकान वगैरह जो होती है वो सारी थकान, सारे स्ट्रेस
सारा कुछ गायब ही हो जाता है, जैसे कि हम नए इंसान के रूप में ही वापस आ जाते हैं। ओके, तो ये मेडिटेशन का कमाल होता है। तो मेडिटेशन के टाइम पे भी लोगों को इस तरीके का मतलब कि एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो स्पिरिचुअल लेवल पर ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। नॉन फिजिकल वर्ड, यहाँ पर मतलब कि फिजिकल रूप से कुछ भी नहीं होता है हमारे सामने, हम खुद होते हैं फिजिकल रूप से, लेकिन हम तो हमारी आत्मा जो होती है वो दूसरे आत्मा के साथ बात करते हैं ना। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम वाइब्रेशन देते हैं यूनिवर्स के अंदर, कि मेडिटेशन के टाइम पे आप यूनिवर्स को जो वाइब्रेशन देते हैं ना, मान लो कि आपका कोई भी पर्सन ऐसा है जो मतलब आपके दिल के बहुत ही करीब है, और अगर मान लो कि वो आपसे रूठा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि वो मान जाए और अच्छे से मेरे साथ बिहेव करें, तो आप ना मेडिटेशन करके उस टाइम पे उस लेवल पर जब पहुंच जाते हैं ना कि अब आपको खुद को पता नहीं कि आपका शरीर है कि नहीं, और उस टाइम पे आप वाइब्रेशन जो है ना वो यूनिवर्स में भेजते हो ना, तो वो वाइब्रेशन आपके सामने वाले पर्सन को चला मिलता है, और वो खुद से ऐसे जो आप चाहते हैं ना वैसा ही वो करता है। ये रियल लाइफ में मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ऐसी बातों का। ओके, तो ये सही बात है। तो इस तरीके से नॉन फिजिकल वर्ड ओके यहाँ पर होता है, और मेडिटेशन, यहाँ पर मेडिटेशन से ऐसा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। स्पेसिफिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के जो संप्रदाय होते हैं ओके, तो उसके बेस पर यहाँ पर काम चलता है। ओके, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो वर्ड में अगर हम बात करें तो ट्रांसपर्सनल को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ट्रांस और पर्सनल। ओके, ट्रांस का मतलब क्या होता है कि ट्रांस का मतलब होता है कि परे जाना, बियॉन्ड। ओके, गोइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड जाना। ओके, और पर्सनल जो पर्सोना शब्द से निकल के आया है, पर्सनल हम पर्सनालिटी में पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी वालों को पता होगा कि पर्सनालिटी में पर्सोना शब्द से क्या होता है, पर्सनालिटी शब्द आया है। पर्सनल का मतलब भी व्यक्तित्व होता है ना, तो पर्सोना का मीनिंग क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका जो व्यक्ति, यहाँ पर एक मुखौटा, हमारा पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, पर्सनल का मतलब तो व्यक्तित्व होता है। ओके, लेकिन पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, हमारा चेहरा जो होता है ना, तो मुखौटा, तो मुखौटा मतलब हम मास्क पहनते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मतलब जो हमारा चेहरा उसके ऊपर एक और चेहरा जिसको मुखौटा बोलते हैं। ओके, तो ये जो मुखौटा है ओके, उससे भी आपको ऊपर जाना, मतलब आप जो दिख रहे हैं ना उससे भी ऊपर जाना, आप जैसे हो उससे भी ऊपर जाना। ओके, उसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल। ओके, यहाँ पर क्या होता है, जीव और मूल आत्मा से संचार करता है। यहाँ पर जीव जो होता है ना, मतलब हमारे अंदर की जो आत्मा आती है ना वो मूल आत्मा, मतलब हम बोलते हैं ना आत्मा परमात्मा, आत्मा जो होती है वो परमात्मा के साथ क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। ओके, ये पारस्परिक संचार होता है, ये जो होता है ना वो पारस्परिक एक दूसरे के साथ होता है, मतलब कि आत्मा जो है वो परमात्मा से बात करती है, परमात्मा जो है वो आत्मा से बात करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपर्सनल व्यक्तिगत या अहंकारी चरणों से परे जा रहा है, मतलब यहाँ पर आपका जो ये जो इगोइक हम स्टेज होता है उससे ऊपर होता है, ये इगोइक स्टेज होता है ना हमारा अहंकारी स्टेज, उससे भी ऊपर, क्योंकि वहां पर तो जब हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं ना तब तो हम एकदम से शुद्ध आत्मा बन जाते हैं, एकदम से शुद्ध आत्मा, सारे मोह माया सबसे ऊपर उठ के हम वहां पर कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, वहां पर हमारा कोई मोह नहीं आता है, कोई भी माया हमारी आसपास नहीं आती, माया मतलब वो लड़की वाली माया नहीं। ओके, जो मतलब हम बोलते हैं ना कि हम माया में प्रेम जाल में फंस जाते हैं, तो जाल मतलब वो माया बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से इससे भी ऊपर उठ के शुद्ध रूप से ओके शुद्ध रूप से हम वहां पर चले जाते हैं। जो एक विस्तारित चेतना की विशेषता होती है जिसमें अंतर ज्ञान, हमें अंतर ज्ञान प्राप्त होता है ना, रहस्यमय और अब सामान्य अनुभव शामिल होते हैं, जो सामान्य नहीं होते वैसे एक्सपीरियंस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मेरा शरीर बड़ी कुछ है ही नहीं, मेरे बॉडी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस कुछ नहीं, बस एक अंधकार सा और कुछ भी नहीं, कोई आवाज नहीं है आसपास की, कुछ भी फील नहीं होता है, जैसे कुछ है ही नहीं, है ना, शून्यमय हो जाता है। फिर वहां से बाहर जब आती हूँ, मेडिटेशन के बाहर आती हूँ, तब मुझे ऐसे फील होती है कि मैं कुछ टाइम के लिए तो थी ही नहीं, मेरा अस्तित्व तो था ही नहीं, मैं थी ही नहीं,
मेरा ये नया जन्म होके आया हो, ऐसी फीलिंग्स आपको आती है। ओके, तो ये असामान्य अनुभव होता है, मतलब जो जनरल, मतलब आपका जो नॉर्मली जो होता है ना, वो नॉर्मली एक्सपीरियंस नहीं है, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो ये होता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और ट्रांसपर्सनल की बात करें। इंट्रापर्सनल के अंदर हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ही भीतर में कम्युनिकेशन करता है ना, सेंडर भी वही होता है, रिसीवर भी यहाँ पर वही होता है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, सेल्फ टॉक करते हैं, इनर स्पीच करते हैं ना। जबकि हम यहाँ पर स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन को स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक लेवल पर जो कम्युनिकेशन करते हो कि, तो ये जो होता है ना असाधारण से समृद्ध होता है। ये क्या होता है, समृद्ध होता है। और इसमें पारस्परिक, ओके, यहाँ पर क्या होता है भाई, इंट्रापर्सनल आ जाता है, इंटरपर्सनल भी आ जाएगा। इंटरपर्सनल किससे आ जाएगा भाई, आप जो है वो दूसरी आत्मा से बात करें तो दूसरी आत्मा तो वहां पर है ना, भले ही फिजिकली नहीं है लेकिन नॉन फिजिकली तो है ना, तो इंटरपर्सनल भी आ जाएगा, है ना। यस, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर ग्रुप कहाँ से हो, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, तंत्र मंत्र जानने वाले जो तांत्रिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारी आत्माओं को बुलाते हैं, भूत चुड़ैलों को बुलाते हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। तो ये क्या है भाई, ग्रुप कम्युनिकेशन, लेकिन कैसा, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर करता है। ओके, मतलब जो भूत चुड़ैल है वो उसी को दिखती है, किसी और को नहीं दिखती है ना। तो ये वाली बात, वैसे ना ये तंत्र मंत्र विद्या वाले जो है ना, वो हमारे अथर्ववेद में ये सारी चीजें आई थी। जब अथर्ववेद की रचना हुई थी ना, जो कि लास्ट वेद था हमारा वेद, हमारे जो वेद होते थे ना, 4 वेद थे। एक पहला सबसे पुराना और पहला जो वेद था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद आपका आया सामवेद, और सामवेद के बाद आया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद, ओके, मैंने गुजराती में लिख दिया, चलो कोई ना, यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बाद आया आपका अथर्ववेद। ये अथर्ववेद है ना, वो तंत्र मंत्र जंत्र जो भी बोलो, ये सारा इसी के अंदर इसका उल्लेख किया हुआ है अथर्ववेद के अंदर। ओके, तो ये वाले तांत्रिक जो है ना, वो बहुत सारी आत्माओं के साथ एक साथ बातचीत करते, तो वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन ग्रुप में हो गया ना भाई। यस, इसी वजह से। ओके, तो ये जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो इंट्रापर्सनल भी होता है, इंटरपर्सनल भी होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बातचीत में दूसरे पक्ष या पार्टियों को देखने में सक्षम होने का यहाँ पर भेद होता है। ओके, यहाँ पर हम दूसरी पार्टी जो होती है, पार्टीज होती है ना, तो उसको देखने का यहाँ पर क्या होता है, डिस्टिंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम फेस टू फेस किसी को मतलब फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन हाँ नॉन फिजिकली तो देख सकते हैं ना, है ना, नॉन फिजिकली हम उसको फील कर पाते हैं। यस, ओके, तो ये हो गया ट्रांसपर्सनल, समझ आ गया। इंट्रापर्सनल और ट्रांसपर्सनल में, इंट्रा में क्या होगा, इंट्रा में क्या होगा, खुद के साथ बात करना, लेकिन यहाँ पर खुद के अकेले के साथ ही बात करना। ट्रांसपर्सनल में क्या होगा, खुद की आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बात करती है। ओके, उसको बोलते हैं ट्रांसफर। यहाँ पर ध्यान रखना है, नॉन फिजिकल है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी फिजिकली कुछ भी नहीं है ना, मतलब यहाँ पर बॉडी वाला पर्सन वहां पर नहीं है, मतलब आत्माएं हैं। ओके, चलिए, उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल। अब देखो, इंट्रापर्सनल तो खुद के साथ हो गया, ट्रांसपर्सनल में भी हम अकेले ही थे फिजिकल रूप से। अब फिजिकल रूप से एक या दो या दो से ज्यादा लोग जब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, देखो ये कैसे मतलब टैटू बने हुए हैं, एक दूसरे से बात करें। ये वाला देखो, ये मुझे लगता है रो रहा है, और ये जो है शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी, तो वो उसको मना रही है ना, और ये देख रहा है कि बेचारा कैसे देखो रो रहा है ना। और यहाँ पर ये देखो, ये दोनों दोस्ती कर रहे हैं या फिर कोई ड्रिल कर रहा है। ओके, और ये कह रहा है कि आइए आइए साहब जी, दोनों आप दोनों अब आइए, आप दोनों का वेलकम है ना। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यस, पारस्परिक संचार दो या मतलब इंटरपर्सनल। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच मौखिक रूप से, मतलब कि आपका ओरल भी हो सकता है, और गैर मौखिक में वर्बल और नॉन वर्बल। ओके, ओरल लिखेंगे, वर्बल नॉन वर्बल। ओके, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ओके, इसमें अक्सर आवाज
चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, हाव भाव के रूप में सूचनाओं का आमने सामने प्रदान शामिल होता है। यहाँ पर देखो फेस टू फेस हम यहाँ पर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें देना है तो फेस टू फेस दे सकते हैं। वहां पर आगे वाले में तो हम फेस टू फेस नहीं दे पाते थे, है ना। अब यहाँ पर तो हम फेस टू फेस क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। हम वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से, मतलब हमारे नॉन वर्बल में आ जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। कि मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई घर पे मेहमान आए, गेस्ट आए, और मम्मी ने कुछ खाना वाना अच्छी अच्छी मिठाई रख दी, और हमारा मन हो गया कि हाँ मुझे तो अब खाने। वैसे महिलाओं को तो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है गोलगप्पे। अगर मान लो कि मेहमान आए, गोलगप्पे बना के उनको खिला रहे, तो हम तो मतलब रहा बोलते हैं ना, जी ललचाए रहा न जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम गोलगप्पे को हाथ लगाने जाते, मम्मा ना आपको आंखें बड़ी करके समझा देती है कि अब वही यहाँ से चला जाए, नहीं तो वरना तो तेरी पिटाई पक्की है ना। तो हम वहां से चले जाते। तो ये क्या हुआ, ये भी तो कम्युनिकेशन हुआ। मम्मी ने तो कुछ बोला ही नहीं है, मम्मी ने तो सिर्फ आंखें बड़ी करके हमें दिखाई है ना। तो हम वहां से भाग जाते हैं। तो ये भी क्या है, आपका कम्युनिकेशन है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो फेशियल एक्सप्रेशन के बेस पर हुआ है ना, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी आपका होता है ना। बॉडी लैंग्वेज भी इसी तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन देता है, जैसा ही बॉडी के मतलब के बॉडी के माध्यम से हम कुछ समझाते हैं ना। अगर मान लो कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, मैंने तो बहुत इसका फेस किया है ऐसा, ओके, कि बहुत सारे, क्योंकि मैं तो एक्सटर्नल स्टूडेंट रही ना, तो इसी वजह से मैं जब भी एग्जाम देने जाती थी तो मुझे तो कोई पहचानने वाला ही नहीं होता था, आसपास में कोई पहचानने वाला नहीं होता। लेकिन मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होते थे कि रेगुलर स्टूडेंट होते थे, तो सब एक दूसरे को पहचानते होते थे। तो क्या होता था पता है, क्लास के अंदर मान लो कि ये मेरे पास में कोई लड़की बैठी है, और यहाँ पर उसकी दूसरी मतलब कि फ्रेंड्स बैठी है, तो यहाँ से वो ना वो इशारा करती है कि मुझे ये बताना, मुझे ये बताना, ये बताना। वो भी कैसे पता है, मैंने ये देखा हुआ है आपने पेपर के अंदर ये क्वेश्चन लिखा 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पर ऑप्शन है 4, और फिर वो क्या करेगी पता है, एमसीक्यू बेस होगा ना, तो वो बोलेगी ये पेपर ना थोड़ा सा उठाएगी, और फिर यहाँ पर टिक करेगी अपनी उंगलियों को। ये क्वेश्चन मान लो उसे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्लिक करेगी, मतलब उंगलियों से बताएगी कि देखो 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 इसका आंसर बताओ, इसका आंसर। तो वो दूसरी वाली पर्सन होगी ना जिससे पूछ रही है, तो अगर उसको आता है या नहीं आता वो तो भगवान ही जाने, ओके। लेकिन ये अगर मान लो कि पहला या दूसरा या तीसरा चौथा जो भी ऑप्शन है, तो वो मान लो कि 4 नंबर का ऑप्शन सही है, तो ये क्या करेगी, अपनी उंगलियों से चार चार ऐसी 4 उंगलियां दिखाएगी। तो ये वाली समझ जाएगी कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही है। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका बॉडी लैंग्वेज के बेस पर हो गया, ओके। बॉडी लैंग्वेज से उसने समझा दिया कि इसका आंसर ये आएगा। गेस्चर भी आता है, ओके। हाव भाव के साथ, हम हाव भाव के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना। तो ये वाले सारे कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इंटरपर्सनल क्या होता है। आगे चलते हैं, ओके। यस, चलो। किसी के पारस्परिक संचार कौशल का स्तर दूसरों को संदेश स्थानांतरित करने की प्रभावशीलता के माध्यम से मापा जाता है, ओके। हम किस तरीके से सामने वाले को इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसी के बेस पर हम उसकी इफेक्टिवनेस को माप लेते हैं कि हाँ हमारा जो मैसेज है वो सामने वाले को समझ में आया है कि नहीं आया, है ना। यस, यहाँ पर क्या होता है, डायडिक कम्युनिकेशन। अभी इंटरपर्सनल के अंदर ही हम बात करें तो डायडिक कम्युनिकेशन, डाइ का मतलब होता है 2, ओके। डायडिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जब 2 लोगों का सीधा संपर्क होता है, 2 लोग अगर सीधे रूप से डायरेक्टली अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्टली इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। डायडिक कम्युनिकेशन पारस्परिक चर्चा का क्या एक रूप है, मतलब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ना उसी का एक ये क्या है स्वरूप है। बातचीत संचार का सिर्फ एक रूप है। ये क्या है भाई, बातचीत का मतलब कि जब हम बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओके, तो उसका ये क्या है, एक मतलब कि फॉर्म है, ओके।
जब आप दो लोगों के बीच संचार को समझते, दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो डायडिक का आ जाएगा। डायडिक का मतलब दो होता है, ओके। तो डायडिक कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में ही होगा। तो आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि दूसरों के साथ अच्छा संचार कैसे किया जाएगा। अगर आप दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, है ना। आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर संवाद कैसे कर सकते हैं, कैसे देखने के लिए डायडिक संचार के बारे में जाने। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होता है, डायडिक संचार होता है ना, कम्युनिकेशन होता है। मूल रूप से आपको याद रखना है कि डायडिक कम्युनिकेशन क्या होगा, दो लोगों के बीच में डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, उसी को बोला जाता है डायडिक कम्युनिकेशन। ओके, चलिए अब इसके अंदर भी, उसके बाद अगर मैं बात करूं, डायडिक के बाद आता है डाइडेक्टिक। ओके, डाइडेक्टिक, डिडेक्टिव बोलो, डिडेक्टिक बोलो। ओके, वो डायटिक था। ओके, डायटिक, वेट, डायडिक, ओके सॉरी, डायडिक। ओके, वो क्या था, डायडिक, डायडिक। ओके, ये डायडिक था, वो दो लोगों के बीच में होता था। ये डाइडेक्टिक या तो भी डिडेक्टिक बोल दो। ओके, तो ये जो डायरेक्टिक या डिडेक्टिक मेथड है, अब ये क्या होती है, दो तरह से, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। ओके, डाइडेक्टिक, डेक्टिक आ जाता है, यहाँ पर डेक्टिक आ जाता है। ओके, ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि यहाँ पर फीडबैक नहीं मिलेगा। वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फीडबैक नहीं मिल रहा है ना। कभी कभी होता है ना, मेरी क्लास के अंदर मान लो कि मैंने क्लास में आपको समझा दिया, लेकिन ये तो अभी शुक्र है यूट्यूब वालों का कि वहाँ पर उन लोगों ने लाइव चैट का ऑप्शन दे दिया है, तो रिकॉर्डेड क्लास के अंदर भी हम लाइव चैट को ओपन कर सकते हैं ना। अगर लाइव चैट का ऑप्शन ना होता तो फिर मुझे आप लोग मतलब फीडबैक ना देते तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, है ना। तो फिर वो क्या हो जाता है, बिना फीडबैक के जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। ओके, तो डायडेक्टिक मेथड में क्या होगा कि यहाँ पर दो से ज्यादा लोग होंगे। डायडिक में क्या था, दो लोग थे, यहाँ पर डायडेक्टिक मेथड के अंदर दो से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फीडबैक नहीं होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा। ओके, अब देखो, फ्लो कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन है। लेक्चर मेथड से अगर टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो क्या हो गया आपका, डायडेक्टिक मेथड हो गया। टेलीविजन है, टेलीविजन में फीडबैक नहीं देते हैं, रेडियो के अंदर फीडबैक नहीं देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है, टेलीविजन में आपने कुछ मूवी देख रहे हैं तो वहां पर थोड़ी ना फीडबैक देंगे आप, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, डायरेक्टिक मेथड हो गया। रेडियो के माध्यम से कुछ सुन रहे हैं, वहां पर फीडबैक नहीं देते तो वो डायरेक्टिक मेथड हो जाता है। ध्यान रखना है, डायरेक्टिक मेथड के अंदर वन वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ओके, फिर नॉलेज इज इम्पोज्ड। ओके, पैसिव लर्निंग रहता है। पैसिव लर्निंग जो होता है ना वो पैसिव, पैसिव मतलब निष्क्रिय रहकर हम सीखते हैं। यहाँ पर निष्क्रिय रहकर, लेक्चर मेथड से टीचर जो है बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, बच्चे यहाँ पर सोते रहते हैं बेंच पर, अरे हाँ चलो ना मैम, टीचर मैम सर जो भी है वो पढ़ाते जा रहा है, भले ही पढ़ाते जा रहे हैं, हम तो सो जाते हैं, है ना। होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे मतलब कि कोई टीचर ऐसे होते हैं ना, मतलब हमें बहुत सा बोरिंग सा फील होता है ना उनके क्लास के अंदर, तो हम क्या करते हैं, बेंच पर अपने हाथ को रखकर अपने मुंह को नीचे रखकर सो जाते हैं, है ना। फिर उनका क्लास खत्म होते है तब हम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये जो लर्निंग हुआ वो क्या हो गया, पेसिव लर्निंग हो गया। ओके, लर्निंग इज ऑथोरेटिव होगा। ओके, फिर लिटल पार्टिसिपेंट ऑफ ऑडियंस। ओके, यहाँ पर बहुत कम ऑडियंस जो है वो पार्टिसिपेंट कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ना सामने वाला स्पीकर है वही बोलता रहता है, ऑडियंस तो मतलब उसे सुनना ही है, तो मतलब वो ज्यादातर पार्टिसिपेंट करेगा ही नहीं, है ना। नो फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक नहीं होता है। डज नॉट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, है ना, तो ह्यूमन बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ओके, तो ये होता है आपका डायडेक्टिक मेथड। ध्यान रखना है, डायडिक के अंदर दो लोगों के बीच में होता है, डायडेक्टिक के अंदर वन वे कम्युनिकेशन में क्या हुआ, नो फीडबैक, फीडबैक नहीं मिलता है, एक ही तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। अब ये टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, उसको बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड। इसको क्या बोलते हैं, सोक्रेटिक मेथड। ओके, अब ये सोक्रेटिक मेथड सोक्रेटिस जी ने दी है, इसी वजह से सोक्रेटिक मेथड बोला जाता है। अब इनके रिलेटेड जिस सेट में क्वेश्चन आया था कि प्रश्नोत्तरी क्वेश्चनायर मेथड, प्रश्नोत्तरी मेथड या पद्धति। ओके, क्वेश्चनायर मेथड जो है वो किसने दी थी, तो वो दी थी आपकी सोक्रेटिस जी ने दी थी। ओके,
अब यहाँ पर देखो बोथ द कम्युनिकेटर, टू वे कम्युनिकेशन है ना, तो ये मान लो कि ये है एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहा है, दूसरा जो है वो यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहा है ना, टू वे कम्युनिकेशन, फीडबैक वाला कम्युनिकेशन। ओके, एलेंचर्स इलेंटिक मेथड, ये इसको इलेंटिक मेथड भी बोलते हैं। ओके, इलेंचर्स भी बोला जाता है। ओके, और यहाँ पर क्या ऑडियंस में राइज क्वेश्चन, ऑडियंस जो है वो क्वेश्चन भी कर सकता है। ओके, मतलब वो सामने कोई पढ़ा रहा है, मान लो टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, आइडियाज भी दे सकते हैं, ओपिनियंस भी अपने इधर रख सकते हैं। ओके, ऑडियंस होते हैं वो अपनी आइडियाज भी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ओपिनियंस भी दे सकते हैं। मतलब ये फीडबैक वाला होता है, ये क्या होता है, फीडबैक दिया जाता है यहाँ पर। ओके, यस, एग्जाम्पल ये फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, एफजेडी। ओके, फोकस ग्रुप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर फोकस करके हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, इंटरपर्सनल तो वैसे भी हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन भी हुआ, लेकिन ये जो है टू वे कम्युनिकेशन हुआ, है ना, एक दूसरे से बात करते। तो ये कौन सी मेथड से काम करे, सोक्रेटिक मेथड से काम करे। पैनल डिस्कस हुआ, पैनल डिस्कशन में तो यही होता है ना, क्योंकि वहां पर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं डिस्कशन के अंदर। सिंपोजियम हुआ, सेमिनार होता है, वेबिनार, सेमिनार वेबिनार नहीं आएगा, सॉरी, सेमिनार होता है, तो सेमिनार के अंदर भी इस तरीके का टू वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, उसके बाद कार्यशाला जो है, ओके, क्वेश्चन आंसरिंग, क्वेश्चन के आंसर देना, क्वेश्चन टीचर ने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने आंसर दिया, तो ये भी क्या है, सोक्रेटिक मेथड हो गई, इंटरपर्सनल हो गई। ओके, एक्टिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग जो होती है वो उसके अंदर जो प्रोसेस होगी वो एक्टिवली होगी, क्योंकि दोनों ही एक्टिव रहेंगे, स्टूडेंट भी एक्टिव रहेंगे, टीचर भी एक्टिव रहेंगे, है ना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रोसेस, यहाँ पर लर्निंग के अंदर लोकतांत्रिक प्रोसेस भी रहेगी। मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर देन वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन से ह्यूमन बिहेवियर में ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, ये ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा प्रभावित करता है वन वे कम्युनिकेशन के तुलना में। ओके, तो ये हो गया आपका टू वे कम्युनिकेशन, सोक्रेटिक मेथड। ओके, चलिए, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। पहले तो डायडिक की याद रखना है, डायडिक के अंदर दो ही लोग होंगे, और डिडैक्टिक के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पर फीडबैक नहीं होगा। और उसके बाद सोक्रेटिक मेथड है, वहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फीडबैक होगा। ओके, अब आते फाइनली ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा, छोटा सा समूह होगा, बहुत बड़ा समूह नहीं होगा, ग्रुप में 4, 5 या 10 लोग होंगे। ओके, तो छोटे से समूह में जब कम्युनिकेशन होता है उनमें 3 या अधिक लोग होते हैं। ओके, 3 या 3 से ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप में कहा जाता है। तो जो एक समान लक्ष्य साझा करते हैं, मतलब उनका जो गोल होता है ना वो कॉमन गोल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, देखो ये लोग एक काम कर रहे, पर्टिकुलर काम कर रहे, एक ही गोल को टारगेट करके सब लोग काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। ओके, छोटे समूह संचार के दौरान अगर हम ग्रुप कम्युनिकेशन के टाइम पे अगर हम बात करें तो अन्योन्याश्रित, ओके, इंटरडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट का जो पार्टिसिपेंट जो होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, डेटा का एनालिसिस तो कर रहे हैं, उनके पास सारे डेटा है, उसको एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, है ना। कोई ये काम कर रहा है, कोई इसका काम कर रहा होगा, कि कोई इसका काम, कोई इसका 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 इस तरीके से अलग अलग काम है, तो एक ही काम, लेकिन उसको अलग अलग एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट एनालाइज डाटा को क्या है, एनालाइज किया जाता है, समस्या की प्रकृति का मूल्यांकन करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, ओके, उसके नेचर का यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है, निर्णय डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब क्या करना चाहिए, तो डिसाइड भी करते हैं। और उसका जो मतलब सॉल्यूशन है ना, पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, या फिर प्रोसीजर होती है कि क्या प्रोसेस रहेगी, उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, यहाँ पर
देखो ध्यान रखना है, ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, ओके, और आपका यहाँ पर पर्पस होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि समान गोल के साथ हम यहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की जिम्मेदारी होती है, सब साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको मतलब काम भी दिया जाता है, ग्रुप के अंदर काम करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी जाती है कि भाई आपके ग्रुप को इतना काम करना ही है ना। प्रोजेक्ट वर्क होता है वो इसी का उदाहरण है। प्रोजेक्ट वर्क में भी हम मतलब प्रोजेक्ट वर्क तो अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन ग्रुप में जब हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं तो ग्रुप में मिलकर जब काम करते हैं तो उनकी खुद की उस पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी बन जाती है। ओके, उनको एक पर्टिकुलर पर्पस दे दिया गया है, गोल दे दिया गया है, प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, ओके, और फिर वहां पर उनको कम्युनिकेशन करना होता है तो उसको बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त छोटा सा संचार प्रत्येक सदस्य से मजबूत प्रतिक्रिया, ओके, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रांग फीडबैक प्रोवाइड कराता है, यूनिक कंट्रीब्यूशन, ओके, अद्वितीय योगदान समूह में देता है, ओके, साथ ही साथ अपनी सोच का विश्लेषण भी करते हैं, अपनी थिंकिंग का एनालिसिस, क्रिटिकल जो थिंकिंग होता है उसका एनालिसिस भी करता है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी एनालाइज करते हैं। सेल्फ डिस्कलोजर, ओके, तो सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब आत्म प्रकटीकरण भी प्रदान करते। देखो अकेला इंसान को कोई भी, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, आप लोगों को मैंने बोला है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझे काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि मैम आप कौन सी कॉलेज में प्रोफेसर हो, तो मैं हर बार बताती हूँ मैं किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और वहीं पर छोटे बच्चे को पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ यूट्यूब पे इस तरीके से ऑनलाइन से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, है ना। अब आज तो एक मतलब एक पर्सन ने हद ही कर दी, उन्होंने ये बोला कि आप मतलब इतनी अच्छे से मतलब कि तैयारी कराते हो, टीचर हो, ओके, तो फिर आप मतलब आपको तो प्रोफेसर होना चाहिए था, आप क्यों ये प्राइमरी टीचर में है। मुझे मतलब शौक सा लग रहा है, मतलब कि मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब इनको मैं क्या आंसर करूं, मैंने आंसर तो उनको दे दिया, मैं आप लोगों को साथ साझा भी करूंगी, उनकी कमेंट को भी करूंगी और मैंने जो उनको आंसर दिया वो भी मैं वहां पर दूंगी, ओके, पूरी कमेंट मैं आज ही आपको मतलब टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या करूं। आत्म प्रकटीकरण, अपनी सेल्फ डिस्कवर, क्या अपने आप को मतलब आत्म का अपना प्रकटीकरण। देखो ग्रुप के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन करती हूँ ना, तो अगर मैं किसी बच्चे को पर्टिकुलर काम देती हूँ ना कि भाई तुझे ये काम करना है, तो मतलब इतना मतलब अच्छे से वो काम नहीं कर पाता है। अब आज सुबह की बात करती मैं, आज सैटरडे था, मॉर्निंग स्कूल थी, मैं सुबह आज सैटरडे को हमारे मतलब कि एक्टिविटीज वगैरह कराते, तो मैंने सुबह बच्चों को आज ना गेहूं का आटा होता है ना, उस आटे को गूंद के उन लोगों को मतलब थोड़े थोड़े गोले बनाकर दे दिए और उनको बोला कि आपको जो भी मतलब आता है वो बनाइए। तो पहले तो उनको ग्रुप में बिठा दिया मैंने, 3-3 बच्चों का ग्रुप बना दिया और फिर बच्चे पहले तो कंफ्यूज हुए कि अब इस आटे मतलब आटा जो है उसमें से तो मैं क्या बना सकूं। मिट्टी के अगर उनको बोला होता ना तो बहुत अच्छे खिलौने बना लेते, लेकिन कभी उन्होंने आटे से तो कभी नहीं बनाया था, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। तो पहले मैंने ना फूल गोभी बना दिया और फूल गोभी बना के उनके बताया कि देखो ये मैंने कैसा बनाया है, तो उनके दिमाग में आइडियाज फटाफट फटाफट आने लगे। अब बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें बना दी, किसी ने बनाया चूल्हा बनाया, उनको ग्रुप में बिठाया था ना, तो ग्रुप में एक बच्चा तो ऐसा था ही कि वो बहुत ही इंटेलिजेंस था, तो हर एक ग्रुप में एक एक बच्चे को ऐसा बैठाया ही हुआ था, तो उन्होंने दूसरे बच्चों को आइडियाज दिया, दूसरे बच्चों ने आइडिया लिया, खुद का भी आइडिया उसके अंदर ऐड किया और इतने अच्छे खिलौने उन्होंने बनाए। कुछ ने तो बनाया मिर्च वैसी की वैसी दिखती है जैसे बाजार में मिलती है ना, अगर उस पर कलर कर दिया जाए ना तो कोई ये नहीं मानेगा कि ये नकली मिर्च है। ओके, किसी ने चूल्हा बनाया, किसी ने तो बर्गर बनाया। अब बच्चों ने तो कभी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बर्गर कभी खाया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मोबाइल फोन है ना उसके अंदर उन्होंने बर्गर कहीं पर भी देखा है, इसी वजह से उनको पता चला कि ये बर्गर होता है, तो बर्गर बनाया उन्होंने, इतना अच्छा बर्गर बनाया सच में। और एक बच्चे ने तो हाथी बनाया, अरे मतलब आटे से उन्होंने हाथी बनाया।
तो ये क्या हुआ, उनकी आत्म प्रकटीकरण प्रदान हुआ। यहाँ पर ग्रुप में उनको बिठा है ना, ग्रुप में काम करने को दिया है ना, इसी वजह से उनका सेल्फ डिस्क्लोजर हुआ। मतलब कि अंदर से उनके अंदर मतलब ये शक्ति तो उनके अंदर पड़ी ही थी, लेकिन उसको जागृत करने की जरूरत है। अकेले अगर दिया होता है ना तो वो सच में कुछ ना करता है, लेकिन ग्रुप में बिठाए थे ना तो एक दूसरे के आइडियाज जो थे ना वो एक दूसरे को मिले ना, उससे ही उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आई और उन्होंने अच्छे अच्छे खिलौने बनाए। तो ये क्या हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ। ओके, उसके अंदर ये आपके बेनिफिट रहता है ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर। अब आता है ग्रुप कोहेंशन। अब ग्रुप कोहेंशन का मतलब क्या होता है, कोहेंशन का मतलब सहभागीदारी। ओके, ग्रुप के अंदर हम सहभागीदारी, ग्रुप के अंदर जब बच्चे मिलते हैं ना, मिलकर काम करते हैं ना, तो उनके अंदर सहभागीदारी का भावना उत्पन्न होती है। मतलब कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ये भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, तो ग्रुप कोहेंशन वह सीमा है जिस तक समूह के सदस्य समूह और उसके लक्ष्यों के प्रति आकर्षित होते हैं, वो अपने गोल के प्रति आकर्षित हुए। सहभागीदारी उन्होंने बताई, जैसे कि मैंने उन लोगों को ग्रुप में बिठाया तो उनको पता चला कि हाँ उनको आटे में से कुछ बनाना है ना, गूंदे हुए आटे में से कुछ बनाना है, उनको अपने गोल पर फोकस किया। अगर एक एक बच्चे को अलग अलग बिठा दिया होता ना तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते, बस पेड़ पे बैठे हुए, मतलब क्या बोलते, कबूतर को देखते होते या चिड़िया को देखते होते या तोता को देखते होते, बस यही काम करते, पक्का वाला ये काम करते। लेकिन मैंने ग्रुप में उनको इसीलिए बैठाया है ताकि एक दूसरे के आइडियाज उनको मिले, सहभागीदारी से वो काम कर सके, तो उसको बोलते हैं ग्रुप कोहेशन। ओके, सामंजस्य मतलब कोहेशन में पारस्परिक पसंद। ओके, एक दूसरे की इंटरपर्सनल लाइकिंग, मतलब एक दूसरे को क्या पसंद है, एक ने बर्गर बनाया तो दूसरे के दिमाग में आया कि इससे भी कुछ अच्छा बनाऊं मैं, है ना। कार्य प्रतिबद्धता होती है, मतलब टास्क कमिटमेंट उसके अंदर आ जाता है। समूह गौरव की भावनाएं शामिल हो जाती है। समूह गौरव मतलब एक फीलिंग होती है ग्रुप में, जैसे ये आप लोगों ने देखा ना कि क्रिकेट की कोई टीम होती है ना, तो टीम खुद जीत के आती है ना, उनको अपनी टीम पर फीलिंग होती है, मतलब प्राउड फील होता है, हाँ हमारी टीम ने ये कर दिखाया। तो ये क्या है, ये टीम में उन्होंने ग्रुप में जो काम किया ना, तो उसकी वो फीलिंग्स है उनके लिए, है ना। यस, आश्चर्य नहीं कि ये कारक समूह और टीमों में बेहतर प्रदर्शन से जुड़े। यहाँ पर कोई भी आश्चर्य नहीं हो सकता हमें कि ये ये जो कारक है वो समूह और टीमों में बेहतर प्रदर्शन से ये जुड़े हुए हैं, है ना। मतलब यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस तो इनहेंस परफॉर्मेंस ही होगा उन लोगों का, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो वो मतलब इंक्रीज ही होगा उनका परफॉर्मेंस, है ना। उसके बाद आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में और एक चीज है, ग्रुप कोहेंशन तो है ही, उसके अंदर सहभागीदारी तो उनकी बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा भी होता है सोशल लॉफिंग जैसा। सोशल लॉफिंग का मतलब क्या होता है, सामाजिक आवारापन बोल सकते हैं इसको। यस, सामाजिक आवारापन। अब ये सामाजिक आवारापन क्या होता है भाई, सोशल लॉफिंग का मतलब होता है कि व्यक्तियों की अब देखो यहाँ पर ग्रुप में ये इमेज को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ग्रुप में वर्क करने को दिया, अब ये 3 लोग काम कर रहे हैं, इसको पता है कि ग्रुप में ही काम करके हमें मतलब काम करके देना है, तो मतलब मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो अभी मतलब जब ये तीनों मिलकर काम कर देंगे तो अभी मेरा नाम तो इसी ग्रुप में आने ही वाला है, कोई ये तो नहीं कहने वाला कि तूने काम नहीं किया, है ना। ये तो ग्रुप वर्क है। तो ग्रुप वर्क के अंदर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ऐसे सोने वाले होते हैं ना, कुछ करने वाले नहीं होते। बाकी की जो 3 बच्चे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कितना एक्टिवली काम करे, और ये पर्सन देखो कितना आराम से कुंभकर्ण की तरह सो रहा है, कितनी मजा से सो रहा है ना, देखो कितनी अच्छे से नींद ले रहा है। तो ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं सोशल लॉफिंग। ये क्या हुआ, सोशल लॉफिंग, जहाँ पर ग्रुप के अंदर कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो मतलब ग्रुप के अंदर बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं दिखाते हैं, और फिर भी उसको पूरे ग्रुप को जो श्रेय मिलता है वो श्रेय उसको ही मिले, उसको भी मिलने वाला है ना। अगर मान लो कि
आपका कोई दोस्त होगा, ओके, और उसने बोल दिया कि भाई चलो ना ग्रुप वर्क करने को दिया है तो तू ये काम करनी है, मुझे ना आज तो बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा, तो तू मतलब कि तू बना देना। तो अपने 2-3 दोस्तों से ये बोल देता है, ग्रुप में उनको मान लो कि चार चार लोग हैं, अब ये ना इन लोगों को ये बोल रहे आज मुझे ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग मतलब बना लो ना। तो ये 3 लोग थे एक्टिव होके वैसे भी करने वाले। अब ये बंदा जाके मूवी देखने चला जाता है, अब इन तीनों को तो क्या पता है कि ये घर जाके सो गया है या मूवी देखने गया है ना। तो फिर क्या होगा, ये मतलब इन तीनों ने काम कर दिया और फिर जाके टीचर को या फिर जिनको भी ये वर्क दे दिया जिनको देना था ना, तो फिर यहाँ पर उन्होंने तो वाह वाह किया, अरे वाह तुम्हारे ग्रुप ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। अब देखो ये तो ग्रुप की वाह वाह हुई है ना, अब ग्रुप की वाह वाह हुई तो ये जो पर्सन मूवी देखने गया था उसके भी तो वाह वाह हो गई, है ना। यस, तो ये बात होती है, उसको बोलते हैं सोशल लॉफिंग। ओके, समझ आ गया सोशल लॉफिंग क्या होता है। तो सोशल लॉफिंग व्यक्तियों के समूह का हिस्सा होने पर कम प्रयास करने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है, क्योंकि समूह के सभी सदस्य एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को एकत्रित कर रहे हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने की तुलना में कम योगदान देता है ना। इसके जैसा होगा वो तो बिल्कुल भी योगदान ही नहीं दे रहा है, फिर भी उसको श्रेय मिल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सोशल लॉफिंग। अब देखो सोशल लॉफिंग है ना, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। सोशल लॉफिंग के कितने 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्री रीडर इफेक्ट और दूसरी होता है सकर इफेक्ट। ओके, फ्री राइडर इफेक्ट और सकर इफेक्ट। फ्री राइडर इफेक्ट में क्या होगा कि एक या एक से अधिक टीम के सदस्य समूह के लक्ष्यों के प्रति एक आकस्मिक रवैया रखते हैं, यह महसूस करते हुए कि कार्य में उनका योगदान अनिवार्य नहीं है। जो कि वो सोने वाला बच्चा था ना, उसके जैसा रवैया रखते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं काम करूँ या नहीं करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी जो पूरे ग्रुप को जो मिलेगा वही मुझे मिलने वाला, मैं काम करूँगा तो भी मिलेगा, नहीं करूँगा तब भी मिलेगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री राइडर इफेक्ट बोलते हैं। अन्य सदस्य आप दी गई परियोजना को पूरी तरह से पूरा करेंगे, इसे फ्री राइडर प्रभाव कहा जाता है। जैसे सामाजिक आवारा लोगों को मुक्त सवार माना जाता है, ओके, इसको क्या माना जाता है, फ्री राइडर्स होते हैं। ये फ्री राइडर्स होते हैं मतलब फ्री होते हैं ये लोग, ओके, रहते ग्रुप में लेकिन रहते क्या है, फ्रीली रहते हैं, मतलब वो अपनी मनमर्जी करता है, उसको काम करना है तो करेगा, नहीं करना तो कोई बहाना बना के चला जाएगा, बाय बाय टेक केयर, है ना, ऐसा होता है। तो उसको बोलते हैं फ्री राइडर इफेक्ट। ओके, उसी तरीके से सोशल लॉफिंग के अंदर दूसरा एक टाइप है सकर इफेक्ट। अब ये क्या होता है भाई, एक पर्सन है, 4 पर्सन है यहाँ पर, ये 3 तो बेचारे बहुत मजदूरी कर रहे हैं, ये वाला जो है वो तो सो रहा है ना, कराटे मार के सो रहा है। तो अब ना इन तीनों को भी तो कुछ महसूस होगा कि नहीं होगा, इसको तो मतलब फ्री राइडर इफेक्ट बोल दिया, लेकिन इन तीनों को भी ये फील होता है कि यार ये वाला ना कुछ काम नहीं कर रहा है ना, तो मतलब कि हम ही अकेले काम कर रहे हैं और श्रेय तो हम सभी को मिल रहा है ना। तो ये जो होता है ना उसको बोलते हैं सकर इफेक्ट। अब फ्री राइडर प्रभाव के कारण समूह या टीम के अन्य सदस्य काम के साथ अतिभारित महसूस करते, इनको बोझ तो लगेगा ना, इसका वर्क भी तो उनको करना पड़ेगा, ये तो कुछ कर नहीं रहा तो इसका वर्क भी उसको करना पड़ेगा, है ना। तो उनको भी मतलब ज्यादा वर्कलोड पड़ रहा है, उनको लग रहा है कि इसकी वजह से हमें वर्कलोड ज्यादा पड़ रहा है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अब ऐसे फ्री राइडर्स का काम भी करना है बिना किसी अतिरिक्त मान्यता के, है ना, उनको मतलब कोई भी मान्यता ऐसे क्रिएट करे किए बिना ही उनको इस ये जो फ्री राइडर है ना इसका काम करना पड़ेगा, जो आराम से मजे से सो रहा है ना, या फिर टीवी मूवी या फिर मूवी देखने चला गया। अब इस प्रकार टीम के अन्य सदस्य डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये डिमोटिवेट हो जाएगी कि यार ये पर्सन कुछ करता नहीं और हमें ही अकेले करना पड़ता है, और हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे ग्रुप की मतलब की इमेज खराब हो जाएगी, तो हमें तो ये काम करना पड़ेगा, है ना। तो वर्कलोड वो लोग क्या फील करते हैं और फिर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और अपने काम में खुद को चूसा हुआ महसूस अंदर से ये महसूस करते कि यार हम लोगों को कितना सारा मतलब कि वर्क करना पड़ रहा है ना। ये सक्रिय सदस्य भी सामाजिक आवारा लोगों द्वारा अपने शोषण को भांपते हुए खुद को काम से अलग कर लेते हैं, है ना। ये जो मतलब ये जो फ्री राइडर थे ना वो क्या करते हैं, जो दूसरे लोगों से वो अलग हो जाता है, मतलब मूवी देखने चला गया तो वो अपने आप को अलग से खुद से अलग अलग कर दिया, है ना। इसे सोशल लॉफिंग के चूसने वाले प्रभाव के रूप में जाना जाता है कि ये क्या करते हैं, मतलब ये
जो लोग हैं, दूसरे लोग जो काम करे उनको वो चूस रहा है, मतलब वो तो मजे ही ले रहा है ना, करो बेटा करो काम, हम तो चले बाय टेक केयर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने, ये वाली बात है। ओके, तो आई होप ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर सोशल लॉफिंग में आपको समझ आ गया होगा। दो टाइप से उसके, एक तो फ्री राइडर इफेक्ट और दूसरी है शक्कर इफेक्ट। ओके, फ्री राइडर है वो सोने वाला जो था मूवी वाला लड़का, तो वो है फ्री राइडर। और उसके अलावा जो 3 लोग एक्टिव रह के काम कर रहे थे वो अपने आप को अतिभारित महसूस करते हैं, उनको ज्यादा वर्कलोड पड़ रहा है, तो वो लोग जो अपने जो फील कर रहे हैं उसको बोलते हैं शक्कर इफेक्ट। ओके, उसके बाद अगर हमें ये सोशल लॉफिंग है उसको रिड्यूस करना है तो किस तरीके से करेंगे, इसको सोशल लॉफिंग को कम करना है तो हम कैसे करेंगे, रिड्यूस करना मतलब कम करना, कैसे कम करेंगे, तो कोलैबोरेशन। ओके, यहाँ पर हमें जब भी ग्रुप में कोई काम दिया जाए तो उनको बता देना चाहिए कि हर एक सदस्य को यहाँ पर काम करना होगा, हर एक सदस्य का यहाँ पर सहयोग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये बात होनी चाहिए कि कोलैबोरेशन होना चाहिए। ओके, सार्थक कार्य सौंपकर समूह में शामिल होने का तरीका, मान लो कि ग्रुप में हम डायरेक्टली एक काम ना दे दीजिए और एक ही काम को डिवाइड कर लीजिए कि भाई ये काम है, मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर काम दे दिया और मान लो कि हमने आप ग्रुप में दे दिया कि एक, चलो मान लो कि साइंस प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया कि भाई साइंस फेयर आ रहा है तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो मान लो कि एक को बोलो कि भाई तुम ना मैप बनाओ कि ये जो मॉडल है किस तरीके से वर्क करता है उसका आप मैप बनाओ। ओके, दूसरे को बोल दिया कि भाई तुम ना इतना मॉडल बनाओगे ये हिस्से का, तीसरे को बोल दिया तू ये वाला हिस्सा बनाएगा, चौथे को बोलेंगे कि तुम ये वाला हिस्सा बनाओगे। तो इस तरीके से उनको काम बांट दो, एक ही काम को एक ही ग्रुप के अंदर सभी सदस्यों को बांट लो। ओके, कंटेंट भी इस तरीके से मतलब कि रखो, सामग्री समूह के भीतर व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों के महत्व की पहचान करती, तो कंटेंट भी यहाँ पर हमें क्या करना है, देना है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना अलग अलग तरीके से दे दो, वो कंटेंट होगा। यदि समूह के सदस्य अपनी भूमिकाओं को एक योग्य कार्य को पूरा करने में शामिल के रूप में देखते हैं तो वे हिसाब पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं ना, वो मतलब पर्टिकुलर काम उनको दे दिया ग्रुप के अंदर तो वो इसी तरीके से ग्रुप में काम करे। अब देखो मैं ना सच बताऊं, अभी मतलब पिछले ही महीने में ट्रेनिंग में गई थी, 3 दिन की ट्रेनिंग थी, सॉरी 2 दिन की ट्रेनिंग थी। अभी ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग थी ना तो वहां पर हमें ग्रुप वर्क करने को दिया टीचर को। ओके, तो वहां पर उन लोगों ने बोला कि चलो भाई ये आप लोगों का ग्रुप है, मेरे ग्रुप के अंदर 6 लोग थे। अब ये 6 लोग थे ना, तो 6 लोग में से मतलब हमें बोल दिया गया आपको जो बनाना है बनाओ, बच्चों की एक हमें अध्ययन निष्पत्ति आउटकम्स दे दिया गया और आउटकम्स के हिसाब से हमें वहां पर क्या करना था, मतलब कि टीचिंग एड मटेरियल्स बनाना था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ पता है, मुझे तो ड्राइंग करना बहुत अच्छा आता था, तो हमने यहाँ पर हमें 6 लोग थे, तो इनमें से मैंने ड्राइंग करने का रख लिया, मैंने बोला मैं ड्राइंग करके दूंगी। दूसरी टीचर थी उन्होंने बोला कि मैं ना इसमें कलर पूर दूंगी, मैंने बोला कोई बात नहीं। तीसरी टीचर थी तो उसने बोला मैं ना यहाँ पर इसको साइड में से कटिंग कर दूंगी, जैसे कि मुहारा बनाते हैं, मुहारे बना मास्क बनाते हैं, तो जो प्राणी होते हैं ना उसके मतलब फेस बनाते, तो इस तरह मान लो मैंने बंदर का फेस बनाया तो मैंने ड्रॉ करके दे दिया बंदर का मुंह, तो फिर उसको ना मेरे पास वाली जो टीचर थी उसने कलर कर दिया, तीसरी जो टीचर थी उसने क्या कर दिया उसको कटिंग कर दिया साइड में से। ओके, अब एक टीचर थी तो उसने उसके अंदर मतलब कि जो रस्सी होती है ना साइड में, जो मुखौटा होता है इस तरह के, मान लो ये मुखौटा है तो उसको यहाँ पर रस्सियाँ उसने बांध दी। ओके, तो इसने इस तरीके से हमने एक पूरा जो मास्क था वो बना दिया। अब हमारे ग्रुप के अंदर हम 6 लोग थे, हम 3 4 5 लोग थे एक्टिव रहे, एक मैडम थी बहुत ही मतलब उम्र की थी, तो वो तो मतलब हमारे ग्रुप में ऐसे ही बैठी रही, कुछ भी काम ही नहीं किया। वो तो बोली कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही बैठ रहे रहते, ये लोग क्या कैसे बनाते हैं, बोली मुझे नहीं आता है। तो हमने बोला कोई बात नहीं तुम बैठो हम कर रहे थे। ओके, अब बात क्या है पता है, हमने तो बनाया, हमने नहीं हम सब बना रहे थे तो एक एक बना रहे, तो मैंने बोला कि काम करते हैं हम ना हमारे सबके लिए एक एक अलग से टीचिंग एड मटेरियल बनाते। सर ने बोला कि सभी को अपने मतलब भले ग्रुप में काम कर रहे हो लेकिन सभी को अपने अपने जो मटेरियल्स है उसको लेकर खड़ा रहना है। ओके, आप लोगों के फोटो खींचनी है। अब फोटो खींचने की बात आई तब क्या हुआ, हम लोगों ने तो मतलब इसने
हमने बोला कि चलो हम 5-6 मतलब बना लेते, तो हमने 5 तो बना लिए। अब ये मैडम थी, इनका भी तो बनाना पड़ेगा, ये हमारे ग्रुप में थी, तो ये मैडम जो थी वो क्या हो गई, सोशल लोफिंग जैसी हो गई, ये क्या हो गई, सोशल लोफिंग हो गई। ओके, अब इसने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो ग्रुप में 6 आइटम्स बना ली, और फिर जब हम ग्रुप में फोटो खिंचवाने गए तो फिर सभी ने एक एक चीजों को लेकर, वैसे हिस्सेदारी तो हम 5 की थी, है ना, हम 5 ने मिलकर ये सारा वर्क किया था, तो हमने एक एक करके इसको पकड़ के वो फोटो खिंचवाई। मैडम जो सोशल वर्किंग थी, उन्होंने भी मतलब अच्छे से उस टीएलएम को पकड़कर, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल था उसको पकड़कर उन्होंने भी फोटो खिंचवाई। ग्रुप की तो भाई वाह वाह हो गई, है ना। तो इस तरीके से काम होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कंटेंट दे दिया जाना चाहिए कि भाई नहीं, आपको भी काम करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो आपको भी काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाली बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं है सोशल वर्किंग नहीं होना चाहिए। ओके, सबको काम दे दिया होता है ना, तो फिर ये बात ना होती। अब सोशल वर्किंग का हिस्सा है, मतलब मुझे मेरी ट्रेनिंग भी याद आ गई, देखो। चलो, चॉइस, यहाँ पर चॉइस भी होनी चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर क्या होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उनको स्वतंत्रता ही दी जाए, जैसे कि हमें स्वतंत्रता दी गई कि भाई आपको जो भी वर्क करना है करो, ग्रुप में वर्क करना है ना, तो हमें फ्रीडम मिल गई, तो वो मैडम जो थी वो सोशल लॉफिंग वैसा काम कर दिया, है ना। तो ऐसा हमें नहीं देना है, उनको चॉइस दे देनी है। ओके, उनको जो आता है, मैडम ने बोल दिया मुझे कुछ नहीं आता है, अब मैं इनको मतलब थोड़ी ना उनका गला पकड़ के बोलेंगे कि नहीं तुझे काम करना ही पड़ेगा, ये तो मैं नहीं बोल सकती। और मैडम भी रिस्पेक्टेड थी, मतलब कि वो हमसे बहुत बड़ी थी उम्र में, शायद 2-3 साल ही उनके रिटायर्ड होने में बाकी थे, तो अब उनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते, अपनी मम्मी की तुलना में आ जाती है ना। तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, चॉइस दे देनी चाहिए कि भाई तुझे जो आता है ना वो काम तू कर ले, चाहे कोई भी काम कर, लेकिन तुझे आता है वो काम कर दे, तो उनको इस तरीके की चॉइस दे देनी चाहिए। ओके, तो पसंद समूह के सदस्यों को उस कार्य को चुनने का अवसर देते हैं जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। ओके, उनको आता है वैसा काम उनको दे दीजिए। एक समूह में भूमिकाएं सौंपने से शिकायतें और निराशा होती है ना। समूह में हमने काम सौंप दिया तो मतलब यहाँ पर निराशा हो गई वो मैडम वाली। समूह के सदस्यों को अपनी भूमिका चुनने की स्वतंत्रता देने से सामाजिक प्रेरणा कम महत्वपूर्ण हो जाती है ना, और सदस्यों को एक टीम के रूप में एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करिए। उनको ना स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन इतनी सारी स्वतंत्रता नहीं कि वो बोल देगी कि मुझे तो नहीं आता है तो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, फिर सोशल वर्किंग बन जाएगा। उससे बेटर यही है कि तुझे जो आता है, तू स्कूल में जाती है तो कुछ तो करती होगी ना, तू अपने बच्चों के सामने कुछ तो एक्टिविटीज करती होगी ना, वैसी एक्टिविटीज कर ले, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आता होगा तो वो टीचर नहीं कहलाएगी, तो उसको चॉइस दे दीजिए। ओके, ये बात है, तब सोशल वर्किंग का जो मामला होगा ना वो कम हो जाएगा। मिनिमाइज फ्री राइडिंग, मिनिमाइज मतलब स्वतंत्रता भी दो लेकिन कम स्वतंत्रता दो। फ्री राइडिंग मतलब कि उनको बहुत कम स्वतंत्रता दो। फ्री राइडिंग तब होती है जब सदस्य कम काम करते हैं ना, क्योंकि कुछ लाभ दूसरों को मिलते हैं, जैसा कि अन्य लोग विचारों का योगदान करते हैं। व्यक्ति स्वयं को कड़ी मेहनत करने के लिए कम प्रेरित महसूस करते हैं, वे अपने स्वयं के योगदान को कम आवश्यक या कम प्रभाव होने की संभावना के रूप में देखते हैं। मतलब फ्री राइडिंग को कम कर दो। ये सोशल लोफिंग वाला मामला था ना, उसको मतलब कि इस ऐसी स्वतंत्रता उसको मत दो कि भाई तुझे नहीं आता तो चल कोई बात नहीं हम कर लेंगे, ऐसा मत करो। उसको काम जो आता है उसको करने दो, उसको बोलते फ्री राइडिंग मिनिमाइज करना। ओके, उसके बाद आता है इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट कीजिए, जैसे कि सर ने बोल दिया, बाद में पहले तो बोल दिया ग्रुप में जिनको जो काम आता है मतलब सब मिलकर एक कोई भी एक्टिविटीज कर लो, है ना। ग्रुप में करने को बोला, इसी वजह से वो मैडम सोशल वर्किंग बन गई, है ना। लेकिन फिर बाद में सर ने बोला कि सभी को एक एक चीजें प्रेजेंट करनी है, तब ये मैडम का तो काम हमें करना पड़ा, है ना। तो इंडिविजुअली असेसमेंट करो कि भाई देखो हर एक का यहाँ पर असेसमेंट होगा, उनको मार्क्स दिए जाएंगे। इसी वजह से खुद का काम खुद से ही करना है, भले ही ग्रुप में काम करना है लेकिन आपको काम अपना काम खुद से ही करना है, ना कि दूसरे ग्रुप के दूसरे लोगों से करवाना, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना कि अपना होमवर्क दूसरे बच्चे के साथ पास करवाते हैं, है ना।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए तेरा काम तुझे ही करना है, वरना तुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, एक इंडिविजुअल असेसमेंट हो गया। ओके, तो व्यक्तिगत मूल्यांकन सामाजिक लोफिंग को कम करने के लिए कंपनी हमेशा टीम की उपलब्धियों की समग्र रूप से जांच करने के बजाय प्रत्येक सदस्य के योगदान का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित। कोई भी कंपनियां होती है तो वो क्या करती है, वो ग्रुप में मतलब कि नहीं देखती है, वो प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक मेंबर किस तरीके से काम करता है उस पर ध्यान देती है। और इसी तरीके से तो उनको मतलब क्या मिलता है, प्रमोशन दिया जाता है ना, क्योंकि उनकी पर्सनली काम को देखा जाता है, उनका इवेल्युएशन किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमें भी इंडिविजुअल असेसमेंट करना चाहिए जब ग्रुप कम्युनिकेशन करवाते हैं तब। ओके, चलिए उसके बाद है स्मॉल ग्रुप साइज। ग्रुप की जो साइज होती है ना वो स्मॉल रखनी चाहिए, मतलब वो छोटी सी रखनी चाहिए, ताकि कम कम लोग होंगे ना, जितने भी कम लोग होंगे उतना ही वर्क भी अच्छा होगा, और जो उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं ना वो भी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होगा। तो ग्रुप की साइज को क्या करना चाहिए, स्मॉल रखना चाहिए। ओके, छोटे समूह के आकार समूह को जितना संभव उतना छोटा बनाकर फ्री राइडिंग को कम करें। सोशल लफिंग तब कम होती है जब समूह के 3 से 5 लोगों के बीच छोटा रखा जाता है। देखो आज मैंने जो बच्चे रखे थे, कितने रखे थे अपनी स्कूल के अंदर, 3-3 लोग ही रखे थे, है ना। इसी वजह से 3 बच्चे थे तो वो अच्छे से हर एक बच्चे ने काम किया। जिन बच्चों की मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि ये बच्चा तो मतलब बोलता ही नहीं है इतने दिनों से, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी लिखने को दो ना तो बस ऐसे 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 करके अपनी नोट में लेकर आता है। मैं इसको ऐसे ग लिख कर देती है, मेरे हमारे गुजराती में ग लिखा जाता है। ओके, तो मैं उसको ग लिख कर देती हूँ ना हर रोज, उसको बोलती हूँ इसके ऊपर ना तू इस तरीके से लिखा कर, इस तरीके से लिखा कर, लेकिन वो तो ये करता ही नहीं, ये वाला तो पता नहीं कहाँ चला जाता है मेरा लिखा हुआ, और ऐसे 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 करके आता है। वो बच्चा भी आज अच्छे से मतलब कि उसने काम करके दिखाया। तो जितना छोटा ग्रुप होगा ना उतना वर्क अच्छा होगा, फ्री राइडिंग कम हो जाएगी। ओके, यदि समूह में कोई अन्य टीम के सदस्यों की तरह अधिक प्रयास नहीं कर रहा है तो सामाजिक प्रेरणा अधिक स्पष्ट होगी, उसको सामाजिक प्रेरणा मिलेगी, है ना। मतलब कि जाहिर सी बात है ना, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो बोलेगा कि मैम इसको ना ये कोई काम नहीं कर रहा है, हम इसको अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, है ना। हो सकता है ना, यदि समूह का आकार कम कर्मचारी है तो उन्हें अधिक योगदान करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आसपास कोई अतिरिक्त सहायता ही नहीं, 3 लोग थे, अब उनको तो काम करना ही करना है। अगर एक नहीं करेगा तो 2 करेंगे तो काम जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो अब तो वो खुद से तीसरा वाला जो सोशल लॉफिंग है ना, उसको भी पता चलेगा नहीं यार अपने ग्रुप को मतलब आगे ले जाना है तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, है ना। तो ये बात होती है स्मॉल ग्रुप साइज की। ओके, उसके बाद होता है पीयर इवैल्यूएशन। पीयर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि पीयर इवैल्यूएशन को सोशल लॉफिंग को कम करने का एक तरीका माना, क्योंकि जब ग्रुप के सदस्य एक दूसरे के कामों पर जाने और उनकी आलोचना या टिप्पणी करने में सक्षम होते हैं, तो इससे ग्रुप के सदस्यों को एहसास होता है कि अगर वे अपनी काम नहीं करेंगे तो वे मौके पर होंगे, परियोजना और साथ ही नतीजे भी होंगे। देखो यहाँ पर पीयर में ग्रुप में जब लर्निंग होता है ना तो एक दूसरे का मतलब कि बता दे। देखो आज ना बच्चे अपने अपने हिसाब से आटे से बना रहे थे ना चीजें, तो एक बच्चे ने बर्गर बनाया, तो मतलब एक बच्चे बर्गर बना रहे थे, दूसरे ने बोला कि क्या बनाया, तो दूसरे बोले बर्गर बनाया है भाई, तो दूसरे ने बोला इसको ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके अच्छा करो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं तो ऑब्जर्वेशन ही कर रही थी। ओके, बाद में मैंने तो फोटो वगैरह जो खींचा ना वो तो बाद में खींचा, उन लोगों ने बना लिया उसके बाद खींचा। ओके, तब तक तो मैं उनका क्या ऑब्जर्वेशन ही कर रही थी कि क्या क्या बच्चे किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, बर्गर को ना थोड़ा 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 ऐसे करो, ऐसे से ऊपर से लो, ऐसे से खुला कर दो बीच में से, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या हुआ, पीयर इवैल्यूएशन हुआ, ग्रुप के अंदर भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली बात है, इसको बोलते हैं पीयर इवैल्यूएशन। यस, अब आते हैं फाइनली मास कम्युनिकेशन पर आते। ओके, अभी तक तो हमने देखा कि इंट्रापर्सनल में हमने क्या देखा, थोड़ा सा आपको रिपीट करवा देते हैं, है ना, थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ। इंट्रा के अंदर एक ही पर्सन होता है ना, 1 पर्सन, खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक, है ना। यस, उसके बाद है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, उसके अंदर भी 1 पर्सन ही था, है ना, 1 पर्सन ही था, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, 2 आत्माएं थी, है ना, 2 आत्माएं थी। यस, एक आत्मा दूसरी आत्मा से बात कर रही है,
उसके बाद आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल के अंदर क्या होता है, टू या टू मोर, ओके, मोर देन, मतलब कि टू मोर देन, दो से ज्यादा, दो या टू और टू मोर देन, ओके, मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं, है ना, यस। उसके बाद हमने क्या देखा, इंटरपर्सनल के बाद ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप के अंदर हमने क्या बताया कि ज्यादा लोग होते हैं, तीन या तीन से ज्यादा लोग होते हैं, तीन या तीन से ज्यादा लोग होते हैं, है ना, तो उसको बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। क्लियर, ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है। अब आते हैं हम क्या, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, अब यहाँ पर जो संख्या थी ना वो बढ़ जाएगी। ग्रुप में तो हमने बोला था कि तीन या तीन से ज्यादा लोग होने चाहिए, है ना, और ज्यादातर पांच या तीन से पांच लोगों का ग्रुप हो तो अच्छा रहता है ना, ये बात बताइए। लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, वो लार्ज ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप होगा, मतलब कि बहुत बड़ा समूह होगा, ओके, लार्ज, बहुत बहुत सारी जनसंख्या। अब जनसंचार में मास कम्युनिकेशन माध्यमों के माध्यम से आबादी के बड़े हिस्से को सूचना देने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। देखो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन है ना, वो लार्ज पॉपुलेशन पर होता है और मास मीडिया का यूज किया जाता है। किसका, मास मीडिया। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब जन, जन, ओके, मीडिया का मतलब जन माध्यम बोल सकते हैं, ओके, माध्यम, लोगों तक पहुंचाने वाला जो माध्यम होता है जन माध्यम, जिसको मास मीडिया बोलते हैं, ओके, और लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर बड़े लार्ज पॉपुलेशन पर ये काम होता है। इसे आमतौर पर मीडिया के विभिन्न रूपों से संबंधित समझा जाता है, ओके। मीडिया, यहाँ पर आपका मीडिया इम्पोर्टेंट है, मीडिया बीच में आएगा, ओके। जब भी मास कम्युनिकेशन होगा ना, लार्ज पॉपुलेशन पर होता है, लेकिन उसमें यूज किसका होता है, मीडिया का होता है, ध्यान रखना है, ओके, क्योंकि इसकी तकनीकों का उपयोग सूचना के प्रसार के लिए किया जाता है, सूचना को प्रसारित करने के लिए किया, जिसमें पत्रकारिता और विज्ञापन शामिल है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आती है ना टीवी के अंदर, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है। वहां पर मीडिया क्या है, मीडिया टेलीविजन है, टेलीविजन क्या है, मीडिया है, जिसके माध्यम से आप तक ये इंफॉर्मेशन है, वो एडवर्टाइज है, वो आप तक पहुंचती है ना। तो मीडियम क्या बन गया, टेलीविजन बन गया। इसी तरीके से मान लो कि रेडियो पे कुछ सुन रहे हो, तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रही है तो वो किसके माध्यम से दिए जा रही है, रेडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो रेडियो क्या हो गई, मीडियम हो गया, है ना, और उसके माध्यम से आप लोगों को, सब लोगों तक ये पहुंचता है ना, यस। उसके बाद बात करें जैसे कि न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर भी क्या है, एक प्रकार का मास कम्युनिकेशन ही है ना। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी तो मास कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर भी लोगों तक बातें पहुंचाई जाती है, मीडियम क्या बन जाता है, न्यूज़पेपर बन जाता है ना, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये मतलब कि जो वीडियो शूटिंग करते हैं ना, फिर उसको अपलोड करते हैं, तब भी तो इस तरीके से मतलब कि होता है ना। ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, वो कहीं पर भी जाके माइक से भी मतलब कि लाइव प्रसारण बताते हैं ना, तो वो भी तो मास कम्युनिकेशन हो गया है ना। न्यूज आता है तो न्यूज भी आपका क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, ओके। तो इस तरीके से एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो देखो, सांस्कृतिक क्रांति जो होती है ना, कल्चरल क्रांति या कोई भी क्रांति होती है, तो वो सारी क्या होती है, मास कम्युनिकेशन होती है। वहां पर हम किसी ना किसी मीडिया का यूज करते हैं, ओके, तभी तो जाके आपकी बात दूसरे तक पहुंचती, दूसरे की बात तीसरे से, तीसरे की बात चौथे से, है ना। तो इस तरीके से सांस्कृतिक जो क्रांति है वो भी तो आपकी क्या हो जाती है, मास कम्युनिकेशन। और यहाँ से आपका यूजीसी नेट के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि माओ से तुंग जो क्रांति है वो किसका उदाहरण है। तो माओ से तुंग जो क्रांति थी वो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल थी, ओके। कृषि क्रांति होती है तो वो भी क्या हो गई, आपकी मास कम्युनिकेशन हो गई, ओके। कोई भी क्रांति होती है उसके अंदर कोई ना कोई मीडिया का यूज तो होता ही है। लेटर का यूज करो, एक दूसरे आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपको किसी मीडिया का यूज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ओके। अनटारगेटेबल होता है, यहाँ पर अनटारगेटेबल पीपल होते हैं। क्या होते हैं, अनटारगेटेबल पीपल, मतलब टारगेट से नहीं होता है। देखो टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो सभी बच्चे, उन सभी लोग देखते हैं ना, बच्चे, बूढ़े, युवान, सभी लोग देखते हैं, है ना। अब मान लो ना कि वो क्या बोलते हैं, बॉर्नविटा की एडवर्टाइज आती है ना, छोटे बच्चे को मतलब पिलाया जाए तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, उनकी बॉडी अच्छी हो जाती है, ये वो फलाना दिखना, है ना। तो
यहाँ पर जो बॉर्नविटा है ना, वो बॉर्नविटा की एडवर्टाइज, अब देखो बॉर्नविटा बच्चों के लिए, तभी अपनी दादी या अपने पापा या अपनी मम्मी या फिर कोई भी है, घर के पूरे सदस्य टीवी देख रहे हैं तो एडवर्टाइज आती, तो एडवर्टाइज को तो सब देख रहे हैं। तो यहाँ पर टारगेट तो क्या था, टारगेट तो बच्चों पर है कि बच्चों के लिए, फिर भी सभी लोग देख रहे हैं। तो ये क्या होता है कि अनटारगेटेबल पीपल के लिए यहाँ पर मास कम्युनिकेशन होता है। ओके, जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे, है ना, कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कोरोना का फैला हुआ, तब जो कम्युनिकेशन हुआ करता था टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वो क्या हो जाता था, आपका मास कम्युनिकेशन होता था, है ना। एडवर्टाइजमेंट हो गई, टीवी के माध्यम से आपका मास कम्युनिकेशन करते, रेडियो के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी होता है ना, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। देखो ब्रॉडकास्ट मतलब व्हाट्सएप के अंदर ब्रॉडकास्ट आता है ना, जहाँ पर ग्रुप बनाकर हम एक ही मैसेज को, जैसे कि मैं ना हर संडे को आर्टिकल लिखती हूँ न्यूज़पेपर के अंदर, तो मैंने ब्रॉडकास्ट का एक ग्रुप बना रखा है, तो मैं ना एक ही मैसेज मतलब कि वहाँ पर डालती हूँ, तो सभी लोगों को वहाँ पर आई थिंक 150 लोगों का वहाँ पर लगभग 150 आसपास का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उन सभी को ये मैसेज एक ही सेकंड में चला जाता है। ओके, मतलब हर एक को नहीं पहुंचाना पड़ता है। तो ये ब्रॉडकास्ट होता है ना, वो क्या हो जाता है, मास कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप हाँ ग्रुप में अगर किसी से बात करें, मान लो कि व्हाट्सएप के अंदर आपने कोई ग्रुप बनाया है, ग्रुप के अंदर बात कर रहे हो, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। ओके, वहाँ पर डायरेक्टली हम वहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर तो फीडबैक मिलता भी है, नहीं भी मिलता है ना। तो ये बात है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप होगा तो ग्रुप डिस्कशन चला जाएगा। टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर मैं मैसेज छोड़ देती हूँ, है ना, तो वहाँ पर अनटारगेटेबल होता है, मतलब जिनको देखना है देखे, जिनको नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, मतलब प्रिपरेशन किसी और की कर रहा है और किसी और ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाते हैं ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जो होता है ना, वो मास कम्युनिकेशन होता है। ओके, जहाँ पर हम चैनल के थ्रू यहाँ पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। ग्रुप के अंदर अगर ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो वहाँ तो इंटरेक्शन होगा। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, वहाँ पर तो आप मुझसे बात नहीं कर पाते, मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो आपका मास कम्युनिकेशन। लेकिन मेरा मैसेज जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, तो ये क्या है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, तो उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। ओके, आई होप मास कम्युनिकेशन समझ आया होगा। मास कम्युनिकेशन तब होता है जब प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके बड़े दर्शकों को संदेश भेजा जाता है। ओके, लार्ज ऑडियंस को आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैसेज को भेजते हैं, तो उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर फीडबैक नहीं होता है। ओके, मोस्टली 99% आपको फीडबैक नहीं मिलता है। ओके, ध्यान रखना, 99% आपको यहाँ पर फीडबैक नहीं मिलता। ओके, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी तो मुझे थोड़ा आपका फीडबैक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। हाँ, आप पर्सनली मुझे फीडबैक देते हो तो वहाँ पर मुझे मिलता है, लेकिन चैनल पर तो नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो वो क्या हो जाता है, मास कम्युनिकेशन। और सभी थोड़ी ना फीडबैक देंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जिनको दिल से लगता है कि नहीं मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, मैम बहुत सारी मेहनत कर रही है हमारे लिए, तो वो लोग फीडबैक देते हैं, है ना। तो जब फीडबैक देते हैं तो बराबर, लेकिन फीडबैक 99% नहीं मिलता है यहाँ पर। ओके, अब फीडबैक उस टाइम पे नहीं दे पाते हैं। क्लियर, तो ये बात होती है मास कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, अब उसका ही एक अंदर से मतलब मास कम्युनिकेशन है ना, ये बड़ा वाला वर्तुल मान लो, सर्कल मान लो, उसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल है, वो है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन। इसका ही मतलब कि जो मास कम्युनिकेशन है ना, उसका ही ये पार्ट है मास कम्युनिकेशन का। बट यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आता है। अब देखो, पब्लिक कम्युनिकेशन होता है ना, वो आमतौर पर तब होता है जब एक व्यक्ति दर्शकों को जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन तो देता है, लेकिन क्या है, पर्टिकुलर स्टेज पर जाके टारगेटेबल लोगों को ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको बोला जाता है पब्लिक कम्युनिकेशन। सार्वजनिक संचार मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन समानों के बीच संदेश के रूप में जारी किए जाते हैं। यहाँ पर जो भी लोग बैठेंगे ना, जो भी लोग होंगे ना, वो समान होंगे, मतलब कि अपनी समान विचारधारा वाले लोग होंगे। जैसे कि मान लो ना कि
इलेक्शन के टाइम पे जो मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है, तो उसके लिए कोई मतलब कि एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ना, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पर भी लार्ज लार्ज ऑडियंस ही है, लेकिन यहाँ पर टारगेटेबल है। मान लो कि बीजेपी का कोई कार्यक्रम है, तो वहां पर जो लोग होंगे मोस्टली वो लोग क्या होंगे, बीजेपी वाले ही होंगे, जो बीजेपी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, वही बीजेपी पार्टी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं वही होंगे। अगर आप पार्टी का कोई कॉन्फ्रेंस है, मतलब आप पार्टी का कोई कार्यक्रम है, तो वहां पर कैसे लोग होंगे, जो आप पार्टी के होंगे वही तो होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समान विचारधारा वाले या समान लोग होंगे। अगर टीचर की जो ट्रेनिंग हो रही है, तो वहां पर टीचर ही होंगे ना, है ना, तो ना क्लर्क आके बैठेंगे। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है बड़े ग्रुप में हो रहा है ना, लार्ज सैंपल लार्ज ऑडियंस में हो रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा, पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर टारगेटेबल है। ओके, जबकि मास कम्युनिकेशन तो सब कुछ सबके लिए कम्युनिकेशन हो जाता है ना, बूढ़े बच्चे और युवान जो भी बोलो सबके लिए, जिनको मतलब जिनको लागू पड़ते हैं उनके लिए भी, जिनको नहीं लागू पड़ता उनके लिए भी है। सब लोग इसका यूज कर सकते हो कि सब लोगों के लिए, मतलब सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। जिनको मतलब जिनको लागू पड़ता होगा वो ले लेंगे, जिनको नहीं लगता है वो उसको सुन लेंगे, बस यही बात हुई, है ना। पब्लिक कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सेम लेवल के लोग होते हैं या फिर सेम विचारधारा वाले लोग होते हैं। ओके, वे संदेशों विचारों या विचारों का आदान प्रदान करते। कोई कॉन्फ्रेंस रखी है, तो कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन लोग आएंगे, तो वहाँ के उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदार होने वाले होंगे वही लोग आएंगे, है ना, बाकी के कोई भी लोग वहां पर नहीं आएंगे, है ना। तो इस तरीके से सेमिनार है किसी मान लो कि यूजीसी नेट का किसी ने सेमिनार रख लिया, तो वहां पर यूजीसी नेट का सेमिनार है, तो वहां पर यूजीसी नेट वाले ही बच्चे आएंगे, है ना, थोड़ी कोई दूसरी एग्जाम वाले आएंगे। जिन लोगों को यूजीसी नेट के एग्जाम में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को यूजीसी नेट की एग्जाम देनी है, वैसे ही लोग उस सेमिनार में आएंगे। अब देखो, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन है, अगर रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये नंबर वाली गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, तो कृपया अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए और गाड़ी की प्रतीक्षा कीजिए। अब ये क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन दे दी, ओके, भले ही लाउड स्पीकर के माध्यम से दी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कितने लोगों तक जाएगी, जो रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं उनको ही समझ आएगी, उनको ही सुनाई देगी। और रेलवे स्टेशन पर ज्यादातर कौन खड़े होंगे, जो रेलवे में बैठने वाले हैं, है ना, उनको ही ये लागू होंगी, है ना। तो ये क्या होगा, टारगेटेबल पीपल के लिए ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। ओके, ईमेल जो है, ईमेल भी ऐसा ही होता है ना, ईमेल ऐसे ही थोड़ी ना है, ऐसे वैसे लोगों को भेजा जाता है ना। मान लो कि मेरा पीएचडी का कोर्स वर्क था, तो हम जितने भी बच्चे मतलब कि पीएचडी में एडमिशन जितने भी बच्चों का हुआ था, तो उन सभी को मेल किया गया। तो ये जो मेल किया गया टारगेटेबल पीपल के ऊपर किया गया, हम सब के ऊपर जो पीएचडी के कोर्स वर्क के लिए क्वालिफाई है, एलिजिबल है, उन्हीं को दिया गया मेल, है ना। तो ये क्या हुआ, पब्लिक कम्युनिकेशन। जनरल अनाउंसमेंट किया जाता है, कुछ जनरल अनाउंसमेंट किया जाता है, वो भी क्या पर्टिकुलर, है ना, जनरल अनाउंसमेंट जो सबके लिए होता है ना, और सेम लोगों के लिए होता है, तो वो बात क्या हो जाती है, आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन ना। अब देखो, एक बात आती, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी हमारे मन की बात भी बोलते हैं, है ना, मोदी जी के मन की बात, उनके ही मन की बात है, लोगों के मन की बात तो है ही नहीं, मन की बात। ओके, फिर क्या है भाई, दूसरा कार्यक्रम क्या है, परीक्षा पे चर्चा। यस, परीक्षा पे चर्चा। अब देखो, यहाँ पर मन की बातें हैं, वो मतलब मास कम्युनिकेशन हुआ कि पब्लिक कम्युनिकेशन। आप बोलोगे मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मन की बात, उनकी मन की बात तो सबको सुनाई देती है ना, रेडियो पे भी आ जाती है, टेलीविजन पे आ जाती है। परीक्षा पे चर्चा वैसे तो होना क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को के लिए ही होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन फिर भी उनको टीवी में प्रसारित किया जाता है ना, या फिर रेडियो में सुनाई दिया जाता है, तो ये भी मास कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, समझ आ रहा है ना, ये मास कम्युनिकेशन हो जाता है। यस, यहाँ पर टारगेटेबल पीपल होते हैं, ओके, जिनके लिए जो भी काम, मतलब ये याद रखना, मास कम्युनिकेशन। ओके ओके, ये भी आपका मास कम्युनिकेशन। यस, अब समझ आया ना पब्लिक कम्युनिकेशन किसको कहते हैं।
कि जहाँ पर समान विचार वाले, समान हुद्दे वाले लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, अपने विचारों को साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, तो उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक और मास कम्युनिकेशन लार्ज ऑडियंस में होता है, लार्ज पीपल के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मास में अनटारगेटेबल होता है, मतलब कि वो सब उसको सुनते हैं। ओके, जो जिसके लिए बनाया गया वो भी तो सुनते हैं, जिसके लिए इंफॉर्मेशन है वो भी तो सुनता है, जिसके लिए नहीं है वो भी तो सुनते हैं। ओके, पब्लिक कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन है वो ही उस इंफॉर्मेशन को सुन सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, यस। अब देखिए आगे, इसे परिभाषित करने का दूसरा तरीका दो या दो से अधिक समान पक्षों के बीच विचारों का लेन देन है। यह एक प्रकार का सार्वजनिक प्रवचन है। ओके, पब्लिक डिस्कोर्स है। ओके, और इसमें कई राय, विचार और आपके मतलब कि यहाँ पर थॉट होंगे, बहुत सारे ओपिनियंस भी मिलेंगे और आइडियाज भी मिलेंगे। ओके, फिर यह एक प्रकार अच्छा और विचार हो सकते हैं जो प्रतिभागियों के बीच साझा किए जाते हैं। यहाँ पर आपको फीडबैक मिल सकता है। ओके, यहाँ पर फीडबैक मिल सकता है, ओपिनियंस ले लेते हैं आप, थॉट को क्रिएट मतलब एक दूसरे के साथ साझा करें, आइडियाज दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको फीडबैक मिले। मास कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ही कम मिलेगा, मास कम्युनिकेशन में बहुत ही कम फीडबैक मिलेगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि फीडबैक नहीं मिलता है। ओके, सार्वजनिक संचार का एक उदाहरण, एक मंच पर विभिन्न राजनीतिक उम्मीदवारों के विश्वास। अब देखो, एक ही मंच पे बहुत सारे राजनीतिक उम्मीदवारों को ले लिया जाता है। ओके, मान लो डिबेट हो रही है, ओके, कहीं पर भी कोई मतलब कोई ऐसी जगह पर सभी पार्टीज के लोगों को वहां पर बुलाया होता है और मतलब मेन इम्पोर्टेंट बात के लिए वहां पर डिस्कशन हो रही है। तो जैसे कि होती है ना लोकसभा के अंदर सभी पार्टीज के लोग वहां पर होते हैं, है ना, और वहां पर लोकसभा के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर ही बात हो रही है ना, उन लोगों को मतलब उन लोगों के लिए ही इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, वो जो कम्युनिकेशन हुआ वो पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, तो लोकसभा के अंदर जो बातचीत होती है, ओके, लोकसभा के अंदर जो बातचीत होती है वो क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन। ओके, वो पब्लिक कम्युनिकेशन है। अब देखो यहाँ पर क्या होती है, पार्टीज के बीच में बहस भी हो जाती है, कभी कभी बोलते कांग्रेस वाले ने ये नहीं किया, बीजेपी वाले ने ये नहीं किया, आप वाले ने ये नहीं किया, इसने ये किया, इसने ये गलत किया, ये वो। आप देखना राजनीतिक मंच पर तो यही आपको देखने को मिलेगा। अब इसी चीज को अगर आप टीवी पर प्रसारित कर रहे हो, इसी चीज को किसको टीवी के माध्यम से प्रसारित कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा भाई, मास कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। सबके सामने रख दिया इनको, है ना, लो जी तुम सबको रख लिया, अब तुम्हारी क्रेडिट ना पब्लिक ही करेगी, है ना, लोग ही करेंगे। यस, तो पब्लिक कम्युनिकेशन प्लस चैनल का यूज जब करते हैं तब क्या बन जाता है आपका, मास कम्युनिकेशन। ये हमारा क्या था, चैनल, ये क्या था, चैनल। ओके, तो जब हम पब्लिक कम्युनिकेशन एंड चैनल का यूज करते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन बन जाते हैं। जैसे कि पॉलिटिशियन सेमिनार प्लस इसको टीवी चैनल पर अगर बताया जा रहा है तो उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्लियर, आई होप मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन का यहाँ पर भेद जो था वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए ये था कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, उसके बेस पर उसके टाइप्स देंगे। अब कल की क्लास के अंदर हम वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखेंगे। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको उदाहरण देकर समझाने के प्रयास किया है। ओके, तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्ण।